देखो अभी तक हमने क्या कवर किया है ज्योग्राफी में, एक बार उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। मुझे लगता है आप लोग जब उसको समझेंगे तब समझ में आएगा कि हम कहाँ पे क्या स्थिति है। एक बार हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या क्या कवर किए। ठीक, देखो जब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी बताया था क्या? फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और क्या बताया था? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और ये था, और एक चैप्टर था हमारा कॉस्मोलॉजी वाला। ठीक, कॉस्मोलॉजी वाले चैप्टर को, अगर ये फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम केवल पढ़ते हैं इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं केवल इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वर्ल्ड प्लस इंडियन दोनों कवर हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी में। कॉस्मोलॉजी में ऑल ओवर द यूनिवर्स जैसे हमारा इवॉल्व होता है इसके बारे में हमें पता चल जाता है। तो कॉस्मोलॉजी चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? यूनिवर्स पढ़ा, बिग बैंग थ्योरी पढ़ा, और साथ में क्या पढ़ा? जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका इवोल्यूशन पढ़ा, और प्लैनेट्स पढ़े, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट, गैसियन प्लैनेट, और हमारे जो आइस जाइंट थे उनके बारे में। और हमने क्या पढ़ा साथ में? लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, लाइफ साइकिल पढ़ा स्टार्स की, और क्या पढ़ा साथ में? और गैलेक्सीज के टाइप पढ़ा, इरेगुलर, इलिप्टिकल और स्पाइरल। तीन प्रकार की गैलेक्सीज पढ़ी, मिल्की वे गैलेक्सीज के बारे में पढ़ी, सन के बारे में पढ़ी, सन के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ी, सन के सरफेस के बारे में पढ़ी। ठीक, ये सारी चीजें हमने कहां कवर की? साथ में हमने और क्या किए? स्टार्स के फॉर्मेशन, जैसे उर्सा मेजर और उर्सा माइनर और कैलिस्टो, और क्या था जो डब्ल्यू शेप का था? कैसोपिया। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर खत्म की थी कॉस्मोलॉजी में। ठीक, अब डिटेल में की थी, कुछ ऐसा छोड़ा नहीं था। ठीक, और मून का भी वो फॉर्मेशन देखा था, मून का थियरी मैंने बताई थी। तो कॉस्मोलॉजी चैप्टर खत्म हो गया। फिजिकल ज्योग्राफी, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं? लैंड, वाटर और एयर। जब हम एयर की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर किससे एसोसिएटेड है? क्लाइमेटोलॉजी से। यहां से आपका क्लाइमेटोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बाहर है। वाटर से हम क्या क्या क्लियर करते हैं? वाटर से हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से हमारा कौन सा पार्ट कवर होता है? ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी हो गया। ये हमारा लैंड से जब हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? लिथो, या फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में हम एयर, लैंड और वाटर। जब एयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर, पर्टिकुलरली क्लाइमेटोलॉजी। लैंड की बात करते हैं लिथोस्फीयर, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी। हमने क्या क्या खत्म किया? जियोमॉर्फोलॉजी टोटली खत्म किया। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज आती है ये देखो एक बार। जियोमॉर्फोलॉजी, जैसे ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है, तो इस जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हमने क्या खत्म किया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा जियोमॉर्फोलॉजी में? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? वो जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे कि पृथ्वी पहले क्या थी? पेंजिया थी, और उसके आगे सुपर कॉन्टिनेंट और सुपर ओशन किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर के बारे में पढ़ा। और अल्फ्रेड वेगनर के बाद इन्होंने वो नहीं बता पाए थे क्या फोर्सेस कि क्यों ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उसके बाद कौन आए? कन्वेक्शन करंट, आर्थर होम्स के बाद फिर आए सी फ्लो स्प्रेडिंग थियरी। उन्होंने क्या हैरी हैस आए सी फ्लो स्प्रेडिंग थियरी दिया। फिर हमने क्या पढ़ा? मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थियरी पढ़ा। ये चारों थियरी पढ़ी, इससे हमें पता चल गया कि हमारा लैंड और ओशन क्यों आज इस तरीके से। ये सारी चीजें जियोमॉर्फोलॉजी में हमने क्लियर कर दिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या कवर किया जियोमॉर्फोलॉजी में? हाँ, क्या कवर किया? याद नहीं है आपने? ऐसे याद तो करो कम से कम कि इसके बाद हमने जियोमॉर्फोलॉजी में आया अर्थ के
साइज शेप के बारे में। तो फिर हमने बताया कि अर्थ कैसा, अर्थ का साइज, अर्थ साइज एंड शेप, उसका जियोइड और ऑब्जेक्ट एस्फेरॉइड, ये बताया। फिर हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में पढ़ा कि डायरेक्ट सोर्सेस स्टडी क्या है और इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या है। फिर उसके बाद हमने अर्थ के का डिवीजन किया, एक तो फिजिकल डिवीजन किया, दूसरा केमिकल डिवीजन किया। फिजिकल डिवीजन में हमने क्या बताया, एक तो बताया लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर बताया, लिथोस्फीयर के बाद एस्थेनोस्फीयर बताया, मेसोस्फीयर बताया, फिर क्या बताया, कोर बताया। और जब केमिकल डिवीजन किया तो हमने क्या बताया, सियाल, सियाल, सीमा और नीफे, इसको क्या कहा, क्रस्ट, इसको मेंटल और इसको कोर। तो ये हमने केमिकल डिवीजन किया, इसका साइज शेप, ये सारी चीजें खत्म की है ना, एक एक चीजें खत्म की है, याद आ रहा है क्या? ठीक, तो ये चीजें हमने यहाँ पे की। फिर उसके बाद हमने इसको खत्म करने के बाद क्या किया, क्या किया, रॉक पढ़ा, रॉक के बारे में पढ़ा, रॉक पढ़ा और टाइप ऑफ रॉक पढ़ा, और इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक साइकिल पढ़ा, रॉक साइकिल पढ़ा, रॉक साइकिल पढ़ लिया। और उसके बाद हमने फिर कहां पर मूव किया, हम फिर हमने मूव किया किस पे, किस पार्ट पे मूव किया, बताओ बताओ, किस पार्ट पे मूव किया? हाँ, फिर हमने पढ़ा वो नहीं वो मूवमेंट वाला, अर्थ मूवमेंट्स, अर्थ मूवमेंट जो एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस वाला, वो पढ़ा हमने। एंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट, इसमें हमने क्या क्या बताया, अर्थ मूवमेंट में हमने दो तरीके के, एक तो एक क्या बताया जो इंडोजेनिक है यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस, और एक हमने बताया एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी कि जो पृथ्वी के बाहर से लग रही है एक्सोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्सेस यानी जो पृथ्वी के बाहर से लग रही है, और एंडोजेनिक जो अंदर से लग रही है। तो जो हमारे अंदर से लग रहे हैं उनको मैंने दो भागों में बांटा, एक ओरोजेनी जो पर्वत निर्माणकारी बल था, एक ओरोजेनी था और दूसरा क्या था, यहाँ इपिरोजेनिक, उसका वो किसमें काम कर रहा था, या सडन मूवमेंट भी उसको बोल रहे थे, इसको और क्या कह रहे थे, सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट बोल रहे थे ना। सडन मूवमेंट में हमारे क्या क्या था, अर्थक्वेक और वोल्केनो, ये खत्म किया। और जब हम ओरोजेनी पढ़ रहे थे तो दो चीज पढ़ रहे थे, फॉल्ट और फोल्ड, और फिर एक क्या पढ़ रहे थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। फॉल्ट एंड फोल्ड से हमारा क्या हो रहा था, भ्रंश घाटी और पर्वत, फोल्ड हो रहा था तो नवीन वधिक पर्वत, और जब फॉल्ट हो रहा था तो क्या, भ्रंश घाटी, जैसे अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और फोल्ड से हिमालयन हाई। ठीक, और जब आप इसकी बात करते हैं अब की यानी कि जब आप ऊपर उठती थी जमीन तो उसको हम क्या बोलते थे, कॉन्टिनेंट, और जब डाउनवर्ड चला जाता था तो उसको क्या बोलते थे, ओशन बनता था। तो ये था और अर्थक्वेक था इसमें। और फिर जब एक्सोजेनिक फोर्सेस में बात करते हैं तो क्या पढ़ते थे, इरोजन और डिपोजिशन, दो पढ़ते थे। तो यानी कि इरोजन पढ़ते थे और डिपोजिशन। जब हम इरोजन और डिपोजिशन पढ़ लिए तो उसके बाद हमने कहां मूव किया, हमने मूव किया टोपोग्राफी वाले चैप्टर पर। टोपोग्राफी यानी कि लैंडफॉर्म। फिर हमने टोपोग्राफी में हमने क्या कवर किया, लैंड से वो रिवर द्वारा, रिवर, वाटर, ग्लेशियर, विंड और ओशन करंट, ओशन करंट, इनसे हमने पढ़ा। और साथ में एक और पढ़ा क्या कहते हैं, कार्स्ट टोपोग्राफी, कार्स्ट टोपोग्राफी पढ़ा हमने, पढ़ा क्या, ये सारी चीजें हमने खत्म की। यहाँ से आपका फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी पोर्शन खत्म। ठीक, और उसके बाद हम कहां फिर गए, फिर हमने उसके बाद हमने क्या किस पे मूव किया, एटमॉस्फेयर। लेकिन एटमॉस्फेयर में हमने क्या, एटमॉस्फेयर जब हम स्टार्ट करते हैं तो एटमॉस्फेयर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर में हम पहले पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर, उसका कंपोजिशन, गैसेस, टेंपरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, वेट, और साथ में पढ़ते हैं क्या, एयर, एयर कौन कौन सी जो हमारी विंड है, जैसे प्लैनेटरी विंड है, और कौन सी विंड होती है, लोकल विंड्स होती हैं, और कौन सी विंड होती है, प्लैनेटरी विंड हुई, लोकल विंड हुई और सीजनल विंड हुई। मॉनसून क्या है, सीजनल विंड है। प्लैनेट लू क्या है, लोकल विंड है। और जो हमारी प्लैनेटरी विंड है वो कौन सी है, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ठीक, तो और उसके सेल्स के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन सेल, पेरल सेल और पोलर सेल के बारे में। यहां तक हमने कल कवर किया था क्या, लेकिन हमें ये पता चला कि थोड़ा एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर ज्यादा बड़ा है।
उसको हमने कहाँ पर रख लिया है, संडे के लिए रख लिया है। तो इसको मैंने छोड़ के, यानी कि आज हम ओशनोग्राफी वाला चैप्टर, क्योंकि वो छोटा है और जल्दी और इजीली कवर किया जा सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, उस वाले चैप्टर भी वो कर लिया। ठीक, तो अभी क्लियर है क्या कि क्या क्या हमने पढ़ा? कॉस्मोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी में हमने जियोमॉर्फोलॉजी पूरा खत्म कर डाला है, और साथ में एटमॉस्फेयर वाले में थोड़ा सा टॉपिक खत्म किया है, जिसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, सन का पोजीशन और टेम्परेचर कहाँ ज्यादा पड़ रहा है किस लैटिट्यूड पे, साथ में ये खत्म कर लिया कि कौन सी विंड्स हैं और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, कौन सी गैसेज हैं, वाटर वेपर क्या, इन सारी चीजों के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ना अभी तक? अब देखो हम मूव कर रहे हैं अपना जियोमॉर्फोलॉजी के किस चैप्टर में, वाटर वाला चैप्टर में। वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर यानी कि ओशनोग्राफी। तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में, ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन खत्म हो चुका है, इसका थोड़ा सा पोर्शन कवर हुआ है, आज हम इसको शुरुआत करेंगे और आज ही इसको खत्म कर देंगे। ठीक, चलें प्रारंभ करें अब इसी को। समझ आया ना ज्योग्राफी में क्या क्या किया? अभी ज्योग्राफी में क्या क्या बाकी है? फिजिकल ज्योग्राफी जैसे ही खत्म होगी, कॉस्मोलॉजी खत्म हो गई है, फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा ये और ये दो, आज ये खत्म हो जाएगा, बचेगा एटमॉस्फेयर, संडे को ये भी खत्म हो जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी को केवल एक लेक्चर में खत्म करेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को केवल एक लेक्चर में खत्म करेंगे, और एक लेक्चर चाहिए जिसमें हम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ, इन सब के बारे में अलग से, कोस्ट के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, ये सारी जनरल स्टैंडिंग एक देंगे। ठीक, तो समझे क्या किस तरीके से हमने जियोग्राफी को अगले 10-11 दिन में क्या किया, कंप्लीट कर दिया। स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। क्या हो गया? ऑन कर लो, ऑन कर लो। ऊपर है क्या ज्यादा? बंद कर दिया है तो मैंने। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? अब ज्योग्राफी का माइंड मैप क्लियर है ना, कहां से क्या पढ़ा हमने? इस माइंड मैप को अपने दिमाग में बैठा के रखना। अब हम चालू कर रहे हैं कहाँ? ओशनोग्राफी। चलो भैया, अपने ओशनोग्राफी पर तेजी से खत्म करते हैं। देखो, ओशन, व्हाट इज ओशनोग्राफी? ओशनोग्राफी क्या है? समुद्र विज्ञान क्या है? देखो, ओशनोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हाइड्रोस्फीयर, फिर ओशनोग्राफी दिखाया, दैट्स स्टडीज द ओशन एंड सीज इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन, वाटर प्रॉपर्टीज, मूवमेंट, मराइन लाइफ, रिसोर्सेज एंड इंटरेक्शन विद क्लाइमेट। इन चीजों का हम अध्ययन करते हैं किसमें? ओशनोग्राफी में। यानी कि हम देखते हैं कि टेम्परेचर कहाँ है, सैलिनिटी कहाँ ज्यादा है, और उनका क्लाइमेट के साथ क्या रिलेशन है, जलवायु के साथ, उसको हम किस में पढ़ेंगे? ओशनोग्राफी में। ठीक, ओशनोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो, ओशनोग्राफी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोस्फीयर वाला जो पोर्शन है अपने पृथ्वी पर, अर्थ पर कितना है। ठीक, तो जब हम देखते हैं कंपोनेंट्स देखते हैं और परसेंटेज देखते हैं, तो ये जो दिया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर, यानी कि पृथ्वी पर जो जल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो पूरा पानी है उसका 96.5% हमारा कहाँ पे है? ओशन में है। ओशन में हमारा पूरे पानी का 96.5% कहाँ पे है? ओशन में है। पृथ्वी ओवरऑल पृथ्वी में कितना परसेंट पानी है? 71%। ओवरऑल पृथ्वी में कितना पानी है? इसमें नहीं है, आगे एक मिनट। ओवरऑल अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर 71%, लेकिन जो केवल पानी, अभी हम अर्थ मतलब पूरी अर्थ को ले रहे हैं, लेकिन जब हम पानी को लेंगे ना, जब पानी को केवल लेंगे तो उसमें 90.65% कहाँ पे मिलेगा? ओशन में मिलेगा। और उसके बाद जो मिलेगा हमारे पास, उसमें देखो 0.07% कहाँ मिलता है? सलाइन लेक वाटर मिलता है, और सलाइन ग्राउंड वाटर में 0.93%। यानी कि ये जो सलाइन वाटर है, क्या ये हमारे यूजेबल है? क्या नहीं, ये भी हम यूज नहीं कर पाते हैं। और जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो कितना है? 2.5%। अब इस फ्रेश वाटर में, अब इस फ्रेश वाटर को अगर हम 100% माने, तो 100% में से 68.6% कहाँ पे है? ग्लेशियर और आइस कैप्स में फंसा हुआ है। और ग्राउंड वाटर कितना है उसका? 2.5% का 30.1% हमारे ग्राउंड वाटर में है। और सरफेस वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर जो रिसोर्सेस हैं उसमें कितना है ये, जो कि हमारे यूज में है? देखो, ओवरऑल वाटर का 2.5%, ग्लेशियर में 68%, 30% ग्राउंड वाटर, और बचा 1.3% सरफेस वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के रूप में है, जो कि हम यूज कर सकते हैं। और इसको, इसमें से भी कितना है? आइस एंड स्नो में कितना है? 73.1। अगर इसको हम 100 माने, अब ये ऊपर वाला अगर हम 100 माने, तो इस 1.3% का 73.1% आइस एंड स्नो में है,
20.1% किसमें है, लेक्स में है। और ये जो है हमारा सॉइल मॉइस्चर में 3.5% है, और स्वैम्प एंड मार्सी लैंड में कितना है, 2.5% लगभग। स्वैम्प एंड मार्सी लैंड समझ रहे हो, जो दलदली भूमि होती है वहां पर 2.5% है। रिवर में जितनी भी नदियां हैं उसमें कितना पानी है, 0.46%। पूरे अर्थ के पानी का नहीं, इसका केवल 0.13% है, ये 0.4%, ठीक। और जो बायोलॉजिकल वाटर है वो कितना है, 0.22%, और एटमॉस्फेरिक वाटर कितना है, 0.22%। तो हमारा जो सरफेस वाटर है वही हम यूज कर पाते हैं ना, वही नहीं यूज कर पाते हैं। और ग्राउंड वाटर, तो ये हमारा पार्ट होता है फ्रेश वाटर का, और जिसमें से कि ये वाला पोर्शन कितना होता है, हमारे यूज के लिए होता है, ग्राउंड वाटर प्लस सरफेस वाटर, यही दो वाटर हम यूज कर पाते हैं। यानी कि 2.5% फ्रेश वाटर है, जिसमें से कि 68.6 ग्लेशियर और आइस कैप में जमा है, ठीक। ये क्लियर है क्या? ओशन में हमारा यही 97%, आइस कैप में 2%, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक। चलो पानी देख लिए कि पानी कहाँ कहाँ है। पूरे सरफेस पर पृथ्वी जल की मात्रा कितनी है, 71% है। पूरे पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% है। फ्रेश वाटर हमारा लगभग 3% है, साल्ट वाटर लगभग 97% है। और लार्जेस्ट ओशन कौन सा है हमारा, पैसिफिक ओशन है। और डीपेस्ट कौन है, पैसिफिक ओशन। और स्मॉलेस्ट कौन है, आर्कटिक ओशन। मतलब कि सबसे बड़ा कौन सा है ओशन, या सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। डीपेस्ट कौन है, प्रशांत। और सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट कौन है, आर्कटिक ओशन। याद रखना ये चीज। अब देखो ये ओशन है, ये हमारे ओशन है, और उनके साथ में मैंने वो लिख दिया, ये हमारा कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। ये जो ओशन है हमारा कौन सा है, मात्र एक ऐसा नेम जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, वो कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन 3rd लार्जेस्ट ओशन है, ठीक। अगर हम ओशन का सीक्वेंस बताएं कि किसका वॉल्यूम के साइज के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले कौन होता है, पैसिफिक। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, फिर कौन सा, फिर सदर्न, और फिर आर्कटिक। यानी कि पैसा एक निमोनिक्स है, इसी निमोनिक से याद कर लो। तो पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न, और ए से आर्कटिक। ये ओशन की साइज दिया है बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक। अब देखो हम पैसिफिक ओशन की बात करें। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है, सबसे डीपेस्ट है, कंटेन्स द मरीना ट्रेंच। यानी कि वो जो हमारा ट्रेंच होता है, कहाँ पे है ये ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में, ठीक। मैरियाना ट्रेंच है जो हमारा, ठीक। और सराउंडेड बाय द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर मैंने बताया है ना, सरकम पैसिफिक बेल्ट, जहां पे वोल्केनोस क्या है, एक्टिव हैं। तो ये पैसिफिक वाला मैंने बता दिया। अब बात करें हम किसका, अटलांटिक ओशन। तो 2nd लार्जेस्ट है। इसका साइज क्या, किस तरीके का दिखता है ये पैसिफिक, ओ शेप का, ओ शेप का दिखता है ना। देखो यहाँ पर ऐसे वो गोला टाइप का है, और इधर आधा गोला इधर है। तो जब ये दोनों ऐसे घूम के पृथ्वी के उस पर चिपकाओगे तो गोले बन जाएगा ना। तो इसकी साइज क्या है, ओ शेप साइज है। और इसकी साइज क्या है, एस के तरीके से है ना, इसकी आकृति एस की तरीके। तो ये 2nd लार्जेस्ट है, और ये एस शेप्ड है। और ये क्या है, बिजिएस्ट फॉर द इंटरनेशनल शिपिंग। यानी कि सबसे ज्यादा बिजी ओशन कौन सा है, सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर, अटलांटिक महासागर। गल्फ स्ट्रीम ओरिजिनेट हियर। गल्फ स्ट्रीम जो होती है यहाँ पे, ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा होती है, ये कहाँ ओरिजिनेट होती है, अटलांटिक ओशन में, ठीक। देखो इंडियन ओशन 3rd लार्जेस्ट है। केवल एक ऐसा ओशन जो भारत देश के नाम पर है। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड। यानी कि सबसे ज्यादा मॉनसून का प्रभाव किस पर है, इंडियन ओशन पे, ठीक। अब देखो हम किसकी बात करते हैं, सदर्न ओशन की। सदर्न ओशन देखो, सदर्न सराउंड द अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका वाला रीजन है उसको क्या करता है, सराउंड करता है। और डोमिनेटेड बाय द अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। यहाँ पर एक करंट चलता है। करंट यानी कि क्या होता है जानते हो, समुद्र की धाराएं होती हैं। जैसे नदी की धारा होती है ना, उसी तरीके से पूरे इसमें धारा चलती रहती है नदी की भांति, ठीक। उनका डायरेक्शन होता है। तो इसका भी अपना एक डायरेक्शन है, इसे बोलते हैं सरकम पोलर करंट। इसको हम ये आगे दिखाते हैं आपको, ठीक। और उसके बाद बात करें अगर हम इसकी ये आर्कटिक ओशन की, तो आर्कटिक ओशन में क्या है, स्मॉलेस्ट है एंड द सैलो। सबसे सैलो है, यानी कि छिछला है, गहरा नहीं है। तो सबसे सैलोएस्ट कौन है, आर्कटिक ओशन। मोस्टली किससे कवर है, आइस से। आइस से कवर होने के कारण इस रीजन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट। मैंने पहले भी बताया, याद रखना, परमाफ्रॉस्ट रीजन है ये दोनों, जहां पर आइस से कवर रहेगा। परमा मतलब परमानेंटली
फ्रोजन, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, परमाफ्रॉस्ट। ठीक, अब देखो अब जब हम समुद्र के बारे में जब पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि पर्वत पठार केवल जैसे कॉन्टिनेंट और ओशन दो चीजें हैं, तो कॉन्टिनेंट पे हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, रिवर मिलती है, पासेस मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, ये सारी चीजें दिखती हैं ना। उसी तरीके से समुद्र का जो प्लेन होता है उसमें बहुत सारे फीचर पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, गैओड्स हो गया, ये उनके नाम हैं। और वो उसी तरीके से फीचर कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र में भी पाए जाएंगे, तो उन फीचर को जानना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम समुद्र के उसे हम मेजर रिलीफ एंड फीचर ऑफ द ओशन की बात करें, तो जो हमारा सबसे पहला, ये देखो यहाँ से हमारा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप चालू होता होगा आगे, और जब हम इधर आएंगे तो जो ये वाला एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, यानी कि जो सैलो पार्ट वाला, यानी कि इसकी लगभग एवरेज डेप्थ कितनी होती है, 0 से 200 मीटर तक, 0 से 200 मीटर तक की ये जो डेप्थ वाला ये एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे। ठीक, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिशिंग और पेट्रोलियम के लिए, प्लस और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कोरल रीफ के लिए। जो कोरल फॉर्मेशन होते हैं कहाँ पे होंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ साइड में होंगे, ध्यान रखना। ठीक, यानी कि उनको ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, उनको सूर्य के प्रकाश की किरण मिलती रहनी चाहिए, जो कि यही पॉसिबल होता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर क्या, फिशिंग और पेट्रोलियम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन ऑफ द फीचर ऑफ द ओशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फिशिंग, इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेट्रोलियम, तो कौन सा होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो अगला फीचर आता है, जैसे ही हम इस शेल्फ से उतर के हल्का सा आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, स्लोप बन जाता है। ये देख रहे हो ना, ऐसे स्लोप बना हुआ है, ये स्लोप, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं इसी को। ये एरिया हमारा क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसकी जो डेप्थ होता है 200 से 3000 मीटर तक इसका एवरेज डेप्थ होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा अब यहाँ से क्या होता है, ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये जो अबिसल प्लेन है, इसके बीच क्या होता है, ये ट्रांजिशन जोन का काम करता है। यानी कि अब यहाँ से समुद्र का प्लेन स्टार्ट होगा, यहाँ से कॉन्टिनेंट का वो तक, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ना समुद्र का भाग होता है, लेकिन एक्चुअल में ये स्लोप मतलब टेंजेंट होता है एरिया किसका, कॉन्टिनेंट का ही। लेकिन ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल समुद्र का पूरा प्लेन, जो कि जैसे मैदान यहाँ भी पाया जाता है ना कॉन्टिनेंट पे, वैसे मैदान जो उसके मैदान का नाम क्या होता है, अबिसल प्लेन। यानी कि जो प्लेन एरिया होगा उसका समुद्र का, उसको अबिसल प्लेन के नाम से जानते हैं, और उसका जो डेप्थ होता है 4000 से 6000 मीटर। इसके पहले एक होता है कॉन्टिनेंटल राइज, ये जो आपने पढ़ा ना, ये कॉन्टिनेंटल क्या था हमारा, स्लोप था, और इसके जस्ट इधर क्या है, ये देखो, जब नदी वदी बह के आती है ना, तो नदी जब बह के आती है तो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, तो हल्का सा उड़ जाता है इसी ट्रांजिशन जोन में, और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज दे देते हैं। नदी का, अगर कोई नदी यहाँ से आ रही है तो वहां पे डिपॉजिट करेगी क्या, जो भी बहा के लाएगी अपने रास्ते से, जो सिल्ट होगा यहाँ पे डिपॉजिट करती है, उसी सिल्ट की वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉन्टिनेंटल राइज। एबिसल प्लेन समझ गए, एबिसल प्लेन यानी कि कॉन्टिनेंटल राइज की जस्ट बाद क्या आएगा, एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन वही है जो कि हम कहाँ पे, समुद्र के का जो फ्लोर होता है उसी को क्या बोलते हैं, एबिसल प्लेन। ये हमारा एबिसल प्लेन है। ठीक, ये एबिसल प्लेन है हमारा। ठीक, कोई बात है क्या, मिड ओशनिक रीजेस, मिड ओशनिक रीजेस बताया मैंने पहले भी। मिड ओशनिक रीजेस क्या है, ये है हमारा मिड ओशनिक रिज, ये देखो, ये हमारा क्या है, मिड ओशनिक रिज। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये मैग्मा चैम्बर होता है, जो मेंटल से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। कन्वेक्शन करंट के थ्रू ये प्लेट इधर जाती है, ये प्लेट इधर जाती है, तो बीच में जगह होता है, और इसी बीच की जगह से मैग्मा आके यहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर यहाँ आके इकट्ठा होता है, फिर मैग्मा आता है, तो ये इधर, ये कन्वेक्शन करंट इसको इधर पुश करता है, तो ये दूर जाता है। तो फिर देखो यहाँ पे ये नई लेयर बनी है, ये इससे पुरानी लेयर बनी है, ये इससे पुरानी लेयर बनी है, ये ऐसे ही करके ये फैलता जाता है, और सी फ्लोर का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक, तो देख लो, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी एलिवेटेड होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या निकल के मैग्मा आ जाता है, इसलिए ये पार्ट एलिवेटेड हो जाता है। ठीक, और चैन ऑफ माउंटेन्स बन जाते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स, तो इसी को हम मिड ओशनिक रिज बोलते हैं। ठीक, और वो भी फीचर किसका है, हमारा ओशन रिलीफ का। ठीक, अब देखो ओशनिक ट्रेंच, ओशनिक ट्रेंच यानी कि जो हमारे गर्त होते हैं, गर्त। अब देखो, ये देखो, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, 7 से 11000 मीटर का गहराई होती है, तब उसको हम ट्रेंच का वो देते हैं, और ये डीपेस्ट पार्ट होता है, ओशन का डीपेस्ट पार्ट होता है। ठीक,
तो ओशन के डीपेस्ट पार्ट को हम उसका ट्रेंच बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये सबसे ज्यादा उसका डीपेस्ट पार्ट है, लगभग कितना 7,000 से 11,000 मीटर की ऊंच तक, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रेंच देते हैं। ठीक, ये देखो, ये सबमरीन कैनियन क्या होता है, जब नदी आती है ना और नदी का प्रवाह इसको काट देता है, इस वाले फ्लोर को काट देता है, तो एक ऐसे आकृति बन जाती है इस तरीके की, मतलब कि कैनियन टाइप का। कैनियन, गॉर्ज कैनियन पढ़ा है ना, तो कैनियन भी एक गॉर्ज का फॉर्म होता है। तो वो क्या होता है कि इस तरीके का इसी प्लेन के अंदर ये कैनियन फॉर्म हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं सबमराइन कैनियन। ठीक, और दूसरा देखो, इसमें दो चीज और दिखेगा। जब कोई वॉल्केनो समुद्र के अंदर आ जाए और उसका ये जो टिप है बाहर आ जाए, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक आइलैंड। और जब यही हमारा क्या नाम है, समुद्र के अंदर हो और टिप बाहर ना आई हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सी माउंट। और जब यही टिप बाहर आ जाए और उसका जो टिप है ये प्लेन हो जाए इरोजन से, तो उसको क्या बोलेंगे, गायोड्स बोलेंगे। याद रहेगा क्या, गायोड्स बोलेंगे। यहां पर मैंने वो कर दिया है, ऐड किया है, यही कहीं होगा। ये देखो, सी माउंट एन अंडर वाटर वॉल्केनिक माउंटेन दैट डज नॉट रीचेस द ओशन सरफेस। और ये जो गायोड्स है, अ फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, सी माउंट का वो जो फ्लैट टॉप हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गायोड्स। क्लियर है क्या, सारे रिलीफ फीचर क्लियर हैं। ठीक, पहला क्या था हमारा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर प्लेन स्लोप, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज, फिर अबिसल प्लेन, फिर हमने क्या बताया, ट्रेंच, मिड ओशनिक रिज, फिर ट्रेंच, फिर उसके बाद क्या बताया हमने, बताओ बताओ, हाँ, कैनियन, सबमराइन कैनियन, उसके बाद क्या बताया, सी माउंट, गायोड्स और वोल्केनिक आइलैंड। ठीक, ये थे हमारे क्या, उसके रिलीफ फीचर और उनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि वो पूछ लेता है। ये देख लो गायोट और उसमें डिफरेंस दे दिया है। हाँ, ट्रेंच यार, ट्रेंच जब क्या होता है ना, एक प्लेट दूसरे प्लेट से वो होती है सबडक्ट, जैसे मानो ये ओसनिक प्लेट है, ठीक, और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो जब ओसनिक प्लेट नीचे जाती है ना, तो सबमर्ज होकर यहाँ पे ट्रेंच बन जाता है। ये देख रहे हो ना, जब ये देखो ये इधर गई तो ये जब नीचे जाती है तो बहुत नीचे तक का वो कर देती है, ट्रेंच उसी से फॉर्मेशन होता है। ठीक, जब दो ओशन, एक ओशनिक प्लेट हो, एक ओशनिक प्लेट हो, ये ओशनिक प्लेट हो गई और ये हमारी क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और इसकी ज्यादा होगी। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो उसके नीचे जाएगी। तो जब ये इसके नीचे सबडक्ट करती है ना, तो ये ऐसे इसके नीचे सबडक्ट करती है, तो यहीं पे ट्रेंच फॉर्मेशन, जितने भी ट्रेंच मिलेंगे तुम्हें इसी जोन में मिलेंगे। ठीक, और वो जो मरियाना ट्रेंच है कहाँ मिल रहा है पता है, इसी पैसिफिक ओशन में मिल रहा है। और पैसिफिक प्लेट किससे जा रही है, इंडोनेशियन फिलिपीनी प्लेट के नीचे जा रही है, और वहीं जगह मरियाना ट्रेंच फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो क्लियर है क्या, हाँ चलो अब आगे। अब देखते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप से के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक, कॉन्टिनेंटल स्लोप के कैरेक्टरिस्टिक, प्लेन में तो कैरेक्टरिस्टिक पता है कि वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, वहां पे क्या होगा, हीट भी आएगी सन की, तो वो और क्लियर भी रहेगा। ठीक, तो और जो हम कॉन्टिनेंटल स्लोप उसके अगले वाले फीचर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये वेरी स्टीप होता है, ढाल होता है इसमें, और क्या होता है, फ्यू सेडिमेंट्स, यहाँ पे सेडिमेंट्स की मात्रा कम होती है। मार्क्स द ट्रू एज ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का क्या होता है, ये किनारा होता है, एज, सबसे ट्रू एज यही होता है। ठीक, और बाउंड्री बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन के बेसिन का ये बाउंड्री होता है। अब दे देगा ये दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, वेरी स्टीप, फ्यू सेडिमेंट, मार्क्स द ट्रू एज ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो अब आइडेंटिफाई करो कि क्या था ये, तो क्या बताओगे, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप ऐसे सेलेक्ट करने को देगा। समझ रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, फिर कैरेक्टरिस्टिक के बाद ये दे दिया कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और अबिसल प्लेन, और क्या दे दिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो चारों में से एक को चुनना होगा, एक ही से कैरेक्टरिस्टिक उसका मैच करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना है आप लोगों को कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक भी दिया है तो हम उसको पहचान जाए कि किसकी बात कर रहा है। ठीक, कॉन्टिनेंटल राइज की बात करें, अ जेंटल स्लोप फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट, सेट बताया मैंने, ये चीजें बताई। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, थिक सेडिमेंट डिपॉजिट और ट्रांजिशन टू द एबिसल प्लेन। देखो हम इंपॉर्टेंट पोर्ट समझ लेते हैं। देखो जो इंडिया का कोस्ट है, इंडिया का जो, एक मिनट,
सबसे पहले आपको इंडियन कोस्ट के बारे में, जो इंडिया का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी समझ लो ना। इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ईस्ट कोस्ट पर क्या है, वाइडर शेल्फ है। ईस्ट कोस्ट देख रहे हो, कौन सा कोस्ट बात कर रहे हैं हम, जहां पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला एरिया है, तो वहां पर उसका सेल्फ क्या है, वाइडर है, यानी कि डेप्थ वहां पे क्या है, कम है, छिछला टाइप का है, तो सेल्फ वाइडर है। मोर सेडिमेंट फ्रॉम द मेजर रिवर, क्योंकि जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं किस डायरेक्शन में, ईस्ट साइड में है, तो उसी कारण वहां का सेल्फ वाइडर है, और प्लस क्या है, सेडिमेंट्स ज्यादा हैं। तो ठीक, तो पोर्ट्स के लिए, जो बड़ी बड़ी जहाजें के लिए पोर्ट्स कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, ईस्ट साइड। ईस्ट साइड क्यों बनेगा, वहां गहराई ही नहीं है ना, तो हम कैसे डॉक करेंगे, डॉक करने के लिए चाहिए कि गहराई हो खूब, समझ रहे हो ना। तो किस साइड बनेगा, वेस्ट कोस्ट में। तो वेस्ट कोस्ट कैसा है, नैरो है, सेल्फ उसका क्या है, नैरो है, गहराई ज्यादा है, ठीक, और स्टीपर डिसेंट है, यानी कि बहुत स्टीप से नीचे है, गहराई है, तो वहां पर पोर्ट्स कहाँ बनेंगे ज्यादा, वेस्ट कोस्ट हमारा ज्यादा सही होगा, किसके लिए, डॉकिंग के लिए, ठीक। तो जो बड़ी जहाजें हैं वो यहीं पे वो करेंगे। इंडियन कोस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कैरेक्टरिस्टिक समझ गए ना, इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ये पोर्ट समझ लेते हैं। ये कांडला कहाँ पे है, गुजरात, कांडला, मुंबई हाई और JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, ये टर्मिनल है, ठीक, एक प्रकार का। मुंबई है, ये मुंबई में ही है, और ये कांडला है, ये महाराष्ट्र में है, और ये क्या है, पणजी और मुर्मुगांव, पणजी और मुर्मुगांव कहाँ पे है, गोवा में, ठीक, ये कहाँ पे है, गोवा में, ये दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये कहाँ है, गुजरात में, और मैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटका में, और ये कोचीन, जो तूतीकोरिन नहीं, ये कोचीन है, कोचीन कहाँ पे है, केरला में, यही एक वेम्बनाड लेक भी पड़ती है, ठीक, यहाँ पे ये केरला में है, और तूतीकोरिन और ये चेन्नई कहाँ पे है, हाँ, तमिलनाडु में, ये कहाँ पे है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, और ये क्या है, पारादीप, उड़ीसा, और फिर हल्दिया और कोलकाता कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो याद रखना, ऊपर से नीचे अरेंज करने को देगा कि अरेंज करो, दे दिया कांडला, पणजी, मुर्मुगांव, मुंबई, तो इसको नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। तो याद रखना, केवल याद ही नहीं रखना कि किस स्टेट में था, ये भी याद रखना कि कौन किसके ऊपर नीचे है, ठीक। कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई ये सब नीचे हैं, कोलकाता और ये हल्दिया, कांडला ये सब ऊपर है, मुंबई, JNPT तो थोड़ा सा माइंड में रखे रहोगे क्या। आगे बढ़े, देखो अब अबिजल प्लेन की बात करते हैं। लार्ज होता है, फ्लैट एरिया होता है, और डीप ओशन फ्लोर होता है, ठीक, कवर्ड विद द फाइन सेडिमेंट, यहाँ पे बहुत फाइन सेडिमेंट पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फ्लैटेस्ट रीजन ऑफ द ओशन या अर्थ, एक्सट्रीमली डार्क, यहाँ पर अंधेरा होता है, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, ठीक, यहाँ पे लाइट क्या होती है, नहीं पहुंच पाती है, कहाँ लाइट नहीं पहुंचती है, अबिजल प्लेन में, ठीक। हाई प्रेशर, वाटर क्वांटिटी ज्यादा होगी क्योंकि डेप्थ है यहाँ पे, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हाई प्रेशर होगा। सबसे ज्यादा कोल्ड होता है, इसे क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन एरिया, थर्मोक्लाइन अभी आगे दिखाऊंगा। जब टेम्परेचर ऐसे बहुत पहले, तो जैसे ही देखो टेम्परेचर का दो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो हम पानी के, जैसे ये पानी भरा हुआ है ना, तो पानी के ऊपर से नीचे तक के टेम्परेचर का देखते हैं, और जब हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो ऐसे सतह पर देखते हैं कि टेम्परेचर कहाँ कितना है, ठीक। तो जब हम ऐसे नीचे जाते हैं ना, तो समुद्र में कुछ इस तरीके से टेम्परेचर घटता है। जैसे ये समुद्र है ना, तो पहले शुरुआती में बहुत कम टेम्परेचर गिरेगा, फिर अचानक से बहुत तेजी से टेम्परेचर गिर जाएगा, उसे बोलते हैं थर्मोक्लाइन। इसीलिए ये एरिया क्या होगा, कोल्ड होगा, ठंडा होगा, ठीक। कवर्स नियरली द हाफ ऑफ द ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर का हाफ होता है ये अबिजल प्लेन, ठीक। कंटेन्स द मैग्नीज नोड्यूल्स, इन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहाँ पाए जाएंगे, अबिजल प्लेन में। और वो क्या होते हैं, मैग्नीज, निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, जो कि इसी से बने होते हैं पूरे, वो इस तरीके के होते हैं ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, देख रहे हो, ये अबिजल प्लेन में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, और ये बहुत यूजफुल होते हैं। आप सोचो निकिल किस में नहीं यूज होता है, कोबाल्ट काहे नहीं यूज होता है, कॉपर ये सब यूज होता है ना, किस में यूज होता है, बैटरीज में यूज होता है, ठीक। तो इसका महत्व है कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा, मैग्नीज नोड्यूल या पॉलीमेटालिक नोड्यूल भी बोलते हैं, ठीक। क्लियर है क्या, क्लियर है, ये रिकॉर्डिंग ऑन है क्या, एक बार देखना, ठीक। 1 घंटे जब होंगे तो बताना, ठीक। अब हम बात करते हैं ओशन रिज, उसके आगे ओशन रिज था अबिजल प्लेन के आगे। कोई बात है क्या ब्रिजेश, तबीयत सही है ना, क्या हो गया, चेहरा उतरा सा लग रहा है आपका। एन अंडर वाटर माउंटेन, देखो अंडर वाटर माउंटेन चेन फॉर्म्ड वेयर द टेक्टोनिक प्लेट
मूव अपार्ट। मैंने पहले ही बता दिया मिड ओशनिक रीच क्या है। अंडर वाटर क्या होता है, माउंटेन्स होते हैं, उनके चैन होते हैं जो एक दूसरे से दूर। लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन सी फ्लोर अकर्स एज अ मैग्मा राइजेस सॉलिडिफाइज, ये पढ़ा दिया है। ये भी मैंने एसोसिएटेड विद वोल्केनिक, ये भी बताया है मैंने। इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये तो बता दिया मैंने। ओशनिक ट्रेंचेस के बारे में अब देखते हैं। लॉन्ग नैरो एंड एक्सट्रीमली डीप डिप्रेशन फॉर्म्ड वेयर द वन टेक्टोनिक प्लेट, सब्जेक्ट जो आपने पूछा था ना, यहाँ पे लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्रेंचेस की, शेप लॉन्ग एंड नैरो होता है, मतलब बहुत लॉन्ग होता है, डीप में होता है, ठीक। फॉर्मेशन क्या होता है, सबडक्शन होता है। अब मैरियाना ट्रेंच हो गया, कितना इसका अप्रोक्सीमेटली 11,000 मीटर इसकी अप्रॉक्स डिस्टेंस है। कंटेन्स द चैलेंजर डीप, यहीं पे है, ठीक। मेजर जो और है मैरियाना ट्रेंच, टोगो ट्रेंच और पेरू और जावा ट्रेंच, ये सारे भी इंपॉर्टेंट ट्रेंच हैं जो कि इसके बाद ही आते हैं सीक्वेंस में, ठीक। क्लियर, ये ट्रेंचेस क्लियर हो गए। हमने ओशन के बारे में, सॉरी, अब ओशन करंट के बारे में पढ़ते हैं कि ओशन करंट क्या होता है, ठीक। ओशन करंट आर द कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये कह रहा है जस्ट एज अ रिवर फ्लो ऑन लैंड, जैसे रिवर एक लैंड जमीन पर बहती है, उसी तरीके से ओशन करंट आर लाइक रिवर विद इन द सीज, यानी कि जैसे नदी बहती है इस पे धरती पे, उसी तरीके से जो ओशन करंट होते हैं वो समुद्र के अंदर नदी की तरीके से एक निश्चित दिशा में बहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ओशन करंट बोलते हैं, ठीक। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनका मूवमेंट क्या होता है, नदी की तरह कंटिन्यूअस होता है और फिक्स्ड डायरेक्शन होती है उनकी, और क्या करते हैं वो, एक स्थान से हीट को कहाँ ले जाएंगे, दूसरे स्थान पर, ट्रांसफर ऑफ हीट का काम करते हैं। और क्या करते हैं, अफेक्ट द क्लाइमेट, क्लाइमेट को भी प्रभावित करते हैं। जैसे जो हमारा इक्वेटर है वहां पर कौन सी चलेंगी करंट, मोस्टली वार्म ओशन करंट चलेंगी। और जब ये वार्म ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम में होके जाती है ना, ये गल्फ स्ट्रीम, तो ये गल्फ स्ट्रीम को क्या बना देती है, बहुत सारा कोहरा युक्त हो जाता है, और वहाँ बहुत सारा कोहरा पड़ने लगता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पर्टिकुलर वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग ऐसे वो नहीं, वहाँ पे जो पास में वो पड़ता है उसको वो बोलते हैं यार, नॉर्थ अमेरिका का वो जगह है मिसिसिपी, मिसिसिपी एरिया वाले में, उसमें क्या करते हैं, ऐसी फसल नहीं उगाते हैं जिससे कि कोहरे के प्रभाव से खराब हो, ठीक। तो वहाँ पे कोहरे का फॉर्मेशन, तो वो क्या कर रहा है, क्लाइमेट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक। इन्फ्लुएंसेस रेनफॉल, रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करेगा कैसे, कैसे करेगा रेनफॉल के, ये डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे कोहरा फॉर्मेशन किया ना, वैसे मान लो क्या हुआ, अगर ये इन्फ्लुएंस ऐसे करेगा, देखो जैसे मानो अभी मैं वो दिखाता हूँ आपको, जब पहले आप कोल्ड ओशन करंट और वार्म करंट में डिफरेंस समझ जाओगे तब ये समझ पाओगे, ठीक। और क्या करता है, अफेक्ट फिशरीज, जहाँ कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है किसके लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड, उसको ब्रीडिंग ग्राउंड करता है, वो फिश के ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए सबसे अच्छा होता है जहाँ वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं, ठीक। जैसे पेरू का कोस्ट, ठीक, पेरू का कोस्ट, डॉगर बैंक, ठीक, ये सब ऐसे कोस्ट हैं जहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा फिशिंग एक्टिविटी की जाती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। हेल्प्स नेविगेशन, ये डायरेक्शन दिखाता है नाविकों को, उनको, क्योंकि ये इनका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, और फिक्स डायरेक्शन के कारण ये लोगों को हेल्प करता है उनके डायरेक्शन के लिए, ठीक। चलो ओशन करंट समझे, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर क्या है, वो समझ गए। अब देखते हैं कॉज ऑफ, अब भैया हैं तो ओशन करंट, लेकिन चलते क्यों हैं, चलते क्यों हैं, तो जो सबसे पहला रीजन है वो क्या है, प्लेनेटरी विंड। प्लेनेटरी विंड में मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या बताया है, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, तीन विंड। देखो तीन प्रकार की विंड है, विंड अभी मैं जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो विंड सिस्टम जो है हमारा तीन प्रकार का है, एक तो है हमारा प्लेनेटरी विंड, दूसरा है हमारा सीजनल विंड, तीसरा है हमारा लोकल विंड, ठीक, लोकल विंड। तो जब हम प्लेनेटरी विंड में तो हमने ये बताया कौन सा ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। और इसमें जब हम सीजनल विंड की बात करते हैं तो जैसे मानसून, इसका एग्जांपल मानसूनल विंड, ठीक। और लोकल विंड की बात करते हैं तो जैसे लू, हरमटन, डॉक्टर, सिरक्को, ये सब क्या है हमारी तो विंड के बारे में ध्यान रखना, ये एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब विंड सिस्टम को और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। देखो अब देखो प्लेनेटरी विंड से क्या होता है, हमारा ओशन करंट चलती है। प्लेनेटरी विंड कैसे, जैसे ट्रेड विंड, मूव वार्म वाटर फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट,
यार मैंने एक इमेज लगाया यहाँ पे, देखो जब हमारा जो ट्रेड विंड होता है इस डायरेक्शन में चलता है यहाँ से, ठीक, तो जब ये वो क्या कह रहा था, ये किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करता है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो जो करंट यहाँ, जो पानी यहाँ होगा उसको किस डायरेक्शन में ले जाएगा ये ट्रेड विंड, ईस्ट साइड से, यानी कि हवा ऐसे चल रही है तो हवा क्या इस पानी को, जो पानी सरफेस पर इसको मिलेगा उसको किस तरफ डायरेक्शन देगा, ईस्ट से वेस्ट साइड। तो ट्रेड विंड कौन सा डायरेक्शन दे रही है, ईस्ट से वेस्ट साइड दे रही है। यही थे ना, हाँ। तो क्या कह रहा है, ट्रेड विंड मूव्स वार्म वाटर फ्रॉम द, ट्रेड विंड किस तरफ, व्यापारिक पवनें ईस्टर्लीज की कौन सा डायरेक्शन में ले जाएंगी, ईस्ट से वेस्ट ले जाएंगे। एग्जांपल नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। अब देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कौन सा है वो भी दिखा देता हूं आपको। ये देखो ओशन करंट, पहले एक बार देख लो सारे। देखो दो तरीके के ओशन करंट चलते हैं पूरे समुद्र में, एक तो वार्म ओशन करंट और एक कोल्ड ओशन करंट। तो सबसे पहले ओशन करंट में अगर हम बात करें तो पहले वार्म ओशन करंट कौन से हैं, जो हमारे रेड कलर के हैं वो कौन से हैं, वार्म, और जो हमारे ब्लू कलर में वो कौन से हैं, कोल्ड करंट। तो देखो ये जो, ध्यान रखना, जो पोलर साइड से करंट आता हुआ दिखा होगा वो कौन सा होगा, कोल्ड ओशन करंट होगा। और जो इक्वेटर साइड से होगा तो वो किस कलर में होगा, वो कौन सा होगा, वार्म होगा। ठीक, देखो जैसे ऊपर से देखो, ये जो हमारा ग्रीनलैंड के पास से होता हुआ आ रहा है इसको हम कहते हैं ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। इसका क्या कौन सा है, ये ब्लू कलर, यानी कि ये कौन सा है, कोल्ड ओशन करंट। लिब्राडोर की धारा या लिब्राडोर करंट कौन सी है, कोल्ड करंट। ठीक, तो ये कहां से आ रहे हैं, पोलर डायरेक्शन से आ रहे हैं ना, ध्रुव साइड से आ रहे हैं। ध्रुव पे बर्फ है, ठंडा है तो ठंडी ही न रहेंगी ये। ठीक, अब इसके बाद देखो ओयोसीओ की धारा, ये भी कहां से आ रही है, पोल से आ रही है, और किसको टच करके जा रही है, जापान से। ठीक, तो और ये कौन सी हुई, कोल्ड ओशन करंट हुई। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, एक यहाँ पे एक धारा मिलती है कैनरी करंट, जो कि इस लैटिट्यूड पर मिलती है, किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारी क्या मिलती है, कैनरी करंट। ठीक, तो ये क्या कौन सी थी अभी हमारी, ओयोसीवो और कौन सा, ये हमारा ईस्ट ग्रीनलैंड और लेब्राडोर, और कौन सा, कैनरी की धारा। ये हमारी कौन सी थी, नॉर्थ हेमिस्फीयर की कोल्ड करंट। अब हम साउथ हेमिस्फीयर में आते हैं और उसके कोल्ड, और एक और है यहाँ पे कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, ये भी क्या है, कोल्ड करंट है। अब देखते हैं हम साउथ हेमिस्फीयर में, ये क्या था, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तब अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ना कि एक यहाँ पे मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। यहाँ पर बहुत तेजी से ये धारा चलती है, और ये धारा को ही मतलब पूरे पोलर रीजन में ये चलती है और कोल्ड करंट होती है, और इसका क्या नाम है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये पूरा हमारा कोल्ड करंट है। ठीक, और जब यही कोल्ड करंट यहाँ से, वेस्ट विंड यहाँ से टकराता है साउथ अमेरिका से, तो एक हम्बोल्ट की धारा पेरू के कोस्ट से होते हुए ऊपर जाती है, ये हमारी क्या हो गई, कोल्ड करंट। और फिर इस तरफ भी एक जाती है, उसे हम फॉकलैंड की धारा कहते हैं। ठीक, फॉकलैंड करंट, ये भी क्या है, कोल्ड करंट। फिर इसके बाद जब यहाँ अमेरिका आता है, वो अफ्रीका आता है, तो अफ्रीका के इस साइड में क्या जाती है, एक बेंगुला की धारा, वो भी क्या है, कोल्ड करंट है। ठीक, और आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से कोस्ट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट मिलता है, वो भी क्या है, कोल्ड करंट है। ठीक, और उसके बाद ये वेस्ट ड्रिफ्ट आगे निकल जाता है, और ऐसे ही वेस्ट ड्रिफ्ट लगातार इस पोर्शन को जो हमारा अटलांटिक है यहाँ पे उसको ड्रिफ्ट करता रहता है। ठीक, ये हमारी क्या थी अभी, कोल्ड करंट। अब हम बात करते हैं कौन सी, वार्म करंट्स के बारे में। ठीक, वार्म करंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इक्वेटोरियल रीजन देखो, जो कि क्या है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये। 0 डिग्री लैटिट्यूड जब देखोगे आप तो देखो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये क्या है, साउथ हेमिस्फीयर है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखो और साउथ हेमिस्फीयर में देखो, और चेंजेस नोटिस करो कि क्या डिफरेंसेस हैं। अब दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये जो हमारा है, देखो ये जो हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर जो चलती है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट, और जो नीचे आती है उसे साउथ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं। ठीक,
यानी कि इस इक्वेटर से दो धारा, एक तो ऐसे जाती है और जस्ट एक नीचे उसके जाती है, कौन सी, साउथ इक्वेटोरियल करंट, और उसके ऊपर क्या जाती है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, यानी किसी के जस्ट काउंटर में जाती है, वो कौन सा है, वार्म ओशन करंट है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में जब हम देखेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो एक हमारा कौन सी जाती है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और ये कहाँ पे जाती है, गल्फ में के खाड़ी में जाके गल्फ स्ट्रीम बन जाती है, और इसको क्या, ये भी क्या है, एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये भी क्या है हमारी वार्म ओशन करंट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम और ये नॉर्वेगियन करंट, ये क्या है हमारे, सब वार्म ओशन करंट है। देखना इनका किस डायरेक्शन में साइकिल है, अब इसको देखो अच्छा, तो अब ये देखो साउथ इक्वेटोरियल करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, और ऊपर वाला किस साइड में जा रहा है, राइट साइड में। तो कोरियोलिस फोर्स ट्रेड विंड को, जैसे ट्रेड विंड इधर घूम रही थी और नीचे वाली ट्रेड विंड साउथ इधर घूम रही थी, ठीक, तो उसी के कारण ये धारा भी इधर घूम रही है और ये वाली धारा नीचे घूम रही है, यानी कि ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ट्रेड विंड का रीजन है जो इनका ये डायरेक्शन आ जाता है। ठीक, और ये किस डायरेक्शन से लेके जा रही हैं, कौन से कोस्ट से, ईस्ट से वेस्ट लेके जा रही हैं, किसके कारण, ट्रेड विंड के कारण, व्यापारिक पवनों के कारण। और ये कहाँ पे सीमित है, ये केवल यहाँ पे सीमित है, इस वाले एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस वाले एरिया में, क्योंकि ट्रेड विंड यहीं बहती हैं, तो ट्रेड विंड का ये इंपैक्ट था। क्लियर है क्या, ये देखो। अब इसके बाद जब हम ये अटलांटिक ओशन में आते हैं और यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, गिनिया करंट है, ठीक, वो भी क्या है, वार्म ओशन करंट है, ठीक। और यहाँ पे साथ में साउथ इक्वेटोरियल करंट तो हमने देख ही लिया, बेंगुला देख लिया, और साथ में इधर देखते हैं अब इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन में भी यही दो करंट चलते हैं, एक तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट और एक साउथ इक्वेटोरियल करंट, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में ये साउथ इक्वेटोरियल दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक। तो ये दोनों करंट यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पर जाता है एक ये जो हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ना, ये आगे चल के ना जब इंडियन ओशन में जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये वार्म इसी से मिल जाता है, किससे, साउथ इक्वेटोरियल करंट से, और अल्टीमेटली ये वार्म ओशन में बदल जाता है, ठीक। और इसके बाद यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में क्या है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि ठंडी धारा है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में क्या है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि क्या है, गर्म जलधारा है, और उसकी डायरेक्शन नीचे है। हमेशा गर्म डायरेक्शन, जो गर्म वाली होगी ना वो पोलर साइड जाएगी, और जो ठंडी होगी वो पोलर से ऊपर साइड जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रख। ये हमारे क्या है, ये हो गए, ठीक। यहाँ पे भी वही नॉर्थ है, इक्वेटोरियल करंट है, और प्लस कौन है, इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल का काउंटर करंट है। और साथ में इधर देखो, इधर से ओयोसीओ की धारा आ रही थी, कोल्ड करंट, और जस्ट इसी से सटी हुई एक कुरोशियो की धारा जाती है, वार्म करंट। तो ये स्थान किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिशिंग ग्राउंड के लिए, ठीक। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ ठंडी ग्रीनलैंड की धारा और नॉर्वेगियन करंट मिल रही है, तो यहाँ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिशिंग के लिए, ठीक। और यहाँ पे ब्राजील की धारा और फॉकलैंड की धारा मिल रही है, तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिशिंग ग्राउंड। जहाँ भी गर्म धारा और ठंडी जल धारा मिलेंगी वहाँ पर फिशिंग ग्राउंड के बहुत बड़े क्षेत्र होंगे, और यही बड़े क्षेत्र नाम से जाने जाते हैं, फॉकलैंड के नाम से, डॉगर बैंक के नाम से, और ये कुरोशियो बैंक के नाम से, ठीक। अब क्लियर, या ये समझ में आ गया ना पूरा, हाँ, कौन है, अच्छा बंद हो गया है क्या, ऑन है, तब 1 घंटा नहीं हुआ है। ट्रेड विंड किस डायरेक्शन में लेके जा रहा था, समझ गया क्या, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, क्लियर है ना, उसमें बताया वेस्टर्लीज, हाँ हाँ, उसका रिटर्न, ये इसका रिटर्न ही तो है, ये लिखा है, किसको, ये वाला, हाँ लिखा है भैया, डॉगर बैंक, ये पेरू वाला है, वो क्या है, डॉगर बैंक है, ये लिखा है, और ये कुरोशियो कोस्ट है, ये लिखा है, सब लिखा है, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने नहीं लिखा है, मुझे पता है कि इसी से पढ़ना है आप लोगों को, तो इसलिए मैं सब लिख के रखता हूँ, ठीक।
ट्रेड विंड हमारी ईस्ट से वेस्ट ले जा रही थी, अब वेस्टर्लीज है पछुआ पवन है, वेस्टर्लीज क्या करेगी, मूव वाटर वेस्ट टू ईस्ट कोस्ट। ये किसके ऊपर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। इधर देखो, ये देखो, इसके नीचे अब किसका प्रभाव रहेगा, वेस्टर्लीज का, और इसके ऊपर किसका प्रभाव रहेगा, वेस्टर्लीज का। तो अब यहां पर वेस्टर्लीज किस डायरेक्शन में लेके जा रही है इसको, वेस्ट से ईस्ट। ये वाली धारा वेस्ट से ईस्ट जा रही है क्या, वेस्ट से ईस्ट ही नहीं जा रही है। अब ये वाली धारा देखो, ये वाली किधर जा रही है, नॉर्थ पैसिफिक वाली, नॉर्थ पैसिफिक करंट किधर जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, क्लियर है क्या, क्लियर। यानी कि जो हमारा वेस्टर्लीज होंगी वो कौन से डायरेक्शन में लेके जाएंगी, वेस्टर्लीज हमारा वेस्ट से ईस्ट ले जाएंगी, ईस्टर्लीज ईस्ट से वेस्ट ले जाएंगी। ठीक, एग्जांपल्स, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यही दिखा क्या, पोलर ईस्टर्लीज। अब पोलर ईस्टर्लीज क्या करेंगी, इन्फ्लुएंसेस द कोल्ड करंट। वो जो हमारा दोनों तरफ एक इस नीचे जो होता है ना, इस काउंटर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, और ऊपर इसकी काउंटर में चलता है करंट। ठीक, तो दो करंट चलता है, दोनों के डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। ठीक, समझ रहे हो क्या। हाँ, अब इसको देखो, पहला क्या था कॉज, प्लैनेटरी विंड, जो हमारे करंट को चलाने में मदद करता है, जो, और दूसरा क्या है, अर्थ रोटेशन और कोरियोलिस फोर्स, जिससे उनका डिफ्लेक्शन होता है। ये भी मैंने बताया ना कैसे डिफ्लेक्शन होता है, वेस्ट से ईस्ट होता है। कहाँ, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देयरफॉर नॉर्थ हेमिस्फीयर करंट बेंड्स टुवर्ड्स राइट साइड एंड सदर्न हेमिस्फीयर में करंट बेंड्स टुवर्ड लेफ्ट साइड। ये सब मैंने वहां पे बताया है कैसे हाथ से ऐसे नाच नाच के। ओशन का टेम्परेचर समझते हैं, ओशन का तापमान। ओशन के तापमान की अगर बात करें तो हम देखते हैं दो तरीके से, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, इक्वेटर देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इक्वेटर वाइज चलते हैं। अरे नहीं यार, ये यहाँ का नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिया था ना, समझाने के लिए इसका यूज किया था, ये यहाँ का नहीं है। एक मिनट, अभी मैं कह रहा हूँ ये कहाँ से आ गया। अगला उसमें जो ओशन को जो प्रभावित करता है उसकी धारा को, तभी मैं कहूँ इतना जल्दी कैसे खत्म हो रहा है। देखो, टेम्परेचर डिफरेंस, पहला क्या था, प्लैनेटरी विंड, और दूसरा कोरियोलिस फोर्स, जो हमारे ओशन करंट को चलने में मदद कर रहा था, हेल्प कर रहा था उसकी डायरेक्शन को। और अगला क्या है, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर, वार्म वाटर इज लाइटर, जब गर्मी रहेगी तो क्या होगा, लाइट हो जाएगा पानी, और कोल्ड वाटर इज हैवियर, देयरफॉर सर्कुलेशन डेवलप्स, यानी कि दोनों के बीच में क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। और अगला जो फैक्टर है और क्या है, सैलिनिटी है, यानी कि समुद्र में नमक की मात्रा, NaCl की मात्रा, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि हाई सैलिनिटी रहेगी तो वाटर की डेंसिटी हाई होगी, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर क्या होगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो डीप ओशन क्या होगा, सर्कुलेशन, डीप ओशन में वो सर्कुलेशन होगा। ठीक, यानी कि वो क्या होगा, धीरे होगा। करंट, सैलिनिटी बढ़ेगी तो करंट धीरे होगा ना, डेंसिटी बढ़ गई। अब शहद को बहाओ, पानी को बहाओ, क्या दोनों समाज में तेज से बहेंगे क्या। ठीक, ग्रेविटी, ग्रेविटी देखते हैं। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव है। वाटर ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, यानी कि जब अब बहता है समुद्र से, देखो जब पानी धारा लेके जाती है ना, तो नीचे से पानी आके ऊपर से ऐसे जिस डायरेक्शन में बह रही है ना, उस डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो जाता है वाटर। ठीक, तो ग्रेविटेशन उसको क्या करता है, नीचे पुल करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, अगर ये धारा इधर बह रही है तो यहाँ का पानी निकल के नीचे से यहाँ जमा हुआ रहा होगा, आया होगा ना भाई। अगर धारा लगातार इधर बह रही है तो यहाँ ज्यादा पानी आया होगा, तो जब ये पानी यहाँ भर जाता है तो ग्रेविटेशन इसको पुल करके नीचे ले जाता है, और फिर इस प्लेन को क्या करता है, बराबर कर देता है। फिर पानी नीचे जाता है, फिर यही करंट इसको निकाल के लेके आता है, और ऐसे चलता है। तो जो ये निकालने की प्रक्रिया है जमीन से, यानी कि समुद्र के नीचे से पानी जब ऊपर लेके आता है, ये करंट नीचे तक चलता रहता है। तो जब पानी समुद्र के नीचे से ऊपर लेके आता है सतह पे, उसे अपवेलिंग कहते हैं। और इस एरिया में जब नीचे लेके जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स, तो उसे क्या कहेंगे, डाउनवेलिंग कहेंगे। अपवेलिंग जहां होगा वहां पर भाई समुद्र के सतह से अगर पानी ऊपर उठ रहा है, तो जो समुद्र के सतह पे कीड़े मकोड़े ये सब चीजें रही होंगी, वो किस पे आएंगी, सतह पर आएंगी। और सतह पर आएंगी तो मछलियों को खाने के लिए अच्छा भोजन हो जाएगा। तो वो एरिया भी फिशिंग के लिए सबसे अच्छा होता है जहां पे अपवेलिंग हो रहा हो। जैसे पेरू में यहाँ पे कोल्ड करंट क्या कर रही है, ऊपर ले आ रही है, तो यहाँ पे पेरू का बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड है। जिस साल यहाँ पर वार्म ओशन करंट आ जाती है ना, एल नीनो इफेक्ट के कारण, यहाँ पे मछलियां मर जाती हैं, और पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे मछलियों का मरा हुआ अंबार दिखता है। ठीक, आगे आओ दिखाते हैं इसे।
ये ग्रेविटी हो गया, और क्या हो गया, शेप ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का शेप भी उसके वेलोसिटी को क्या कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है। ठीक, तो जैसे गल्फ स्ट्रीम मैंने लिख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे फैक्टर्स थे जो जो हमारे ओशन करंट को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स पता होने चाहिए। ठीक, चलो आगे। वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। वार्म ओशन करंट वार्म वाटर और ये कोल्ड वाटर होता है। ये क्या होता है, इक्वेटर से पोल साइड चलता है, और ये किस साइड चलता है, पोल से इक्वेटर साइड। इसका क्या होता है, राइजेस द टेम्परेचर, जहां पे जाता है वहां का टेम्परेचर बढ़ा देता है। ये क्या करता है, जहां जाता है वहां का टेम्परेचर घटा देता है। यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो संघनन होगा, बारिश यहाँ ज्यादा होगी। कोल्ड ड्राई क्लाइमेट रहेगा वहां पे, और इसी ड्राई क्लाइमेट की वजह से जहां भी ओल्ड ओशन करंट जिस भी जगह से जाता है वहां पे रेगिस्तान बना देता है। जिस भी कॉन्टिनेंट के बगल से गुजरता है उसके जस्ट बगल में क्या बना देगा, डेजर्ट बना देगा। ठीक, और ये यहाँ पे लेस फॉग होगा और यहाँ पे क्या होगा, मोर फॉगी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है। ठीक, और ये क्या है, सपोर्ट्स द वार्म मेरीन लाइफ, और ये न्यूट्रिशन रिच फिशरीज, यानी कि जो क्या होता है, अपवेलिंग होता है जिस एरिया में, उसके लिए है कि न्यूट्रिशन रिच होता है कोल्ड करंट। ठीक, ये ओशन करंट मैंने एक एक चीजें बता दी हैं। वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट को याद करने की ट्रिक दी हुई है। गुड बॉय कीप्स ईटिंग नाइस एप्पल, ये हमारे वार्म ओशन करंट की है। ठीक, हाँ, ओशन करंट से हमारा कुछ ट्रिक याद करना है। ओशन करंट मतलब जैसे करंट से हमारा कुछ भी ट्रिक है, मतलब हाँ, ये वार्म ओशन करंट की ट्रिक है। मतलब ये ना करंट से खतरनाक कुछ ट्रिक याद करना है। हाँ, तो ट्रिक ही याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, ज्यादा सही, लेकिन मैंने ट्रिक लिख दिया है जिसे चाहिए होता है उसके लिए। बहुत लोग होते हैं कि सर कुछ ट्रिक बता दीजिए, तो उनके लिए है। ठीक है, चलो अब अगला, अपवेलिंग डाउनवेलिंग समझाया आपको। क्या है अपवेलिंग, ये है अपवेलिंग। देखो जब ये क्या होता है, वाटर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, जैसे कोल्ड ओशन करंट नीचे चल रहा है और क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो उसको, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे वो कोरल्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे फिश के लिए सबसे अच्छा हो जाता है। ठीक, तो इसे अपवेलिंग बोलते हैं। अपवेलिंग क्या होता है, डीप कोल्ड न्यूट्रिशन रिच वाटर राइजेस अप टू दी ओशन सरफेस पर आ जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ब्रिंग न्यूट्रिशन इंक्रीजेस प्लैंकटन। प्लैंकटन एक समुद्री एनिमल है। ठीक, और मोर फिशेस, यहाँ पे फिश ज्यादा होंगी, और रिच फिशिंग ग्राउंड, फिशिंग के लिए रिच ग्राउंड होगा। डाउन वेलिंग में सरफेस वाटर क्या होगा, नीचे जाएगा, और इनटू द डीप लेयर्स एंड लेस न्यूट्रिशन रीच द सरफेस कंपेयर टू द अपवेलिंग रीजन, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिशन कम होगा। अपवेलिंग डाउन वेलिंग क्लियर है क्या, जब सरफेस वाटर नीचे जाएगा तो डाउन वेलिंग, सरफेस वाटर जब डाउन वाला वाटर सरफेस पर आएगा तो अपवेलिंग। ओशन करंट एंड क्लाइमेट, ओशन करंट्स एंड द क्लाइमेट वार्म करंट। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि ओशन करंट और क्लाइमेट में क्या रिलेशन है ना। ओशन करंट क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करते हैं, हमने डिफिनेशन में ही पढ़ा कि कैसे ये ओशन क्लाइमेट से रिलेशन रखता है, तो उसको जानना जरूरी है। तो ओशन करंट रेजेस द वार्म टेम्परेचर, यानी कि वार्म करंट जहां भी जाएगा टेम्परेचर रेज करेगा उस एरिया का, यानी कि वहां पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमिड एरिया होगा, वो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा वहां का, होगा ना। और ये क्या कहते हैं, वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगी, और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, वही बता दिया मैंने। कोल्ड जहां जाएगा वहां पे क्या करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। ड्राई क्लाइमेट होगा, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या होगा, हाँ, ड्राइनेस होगी, यानी कि वाटर कंटेंट, वेपर कंटेंट कम होगा, और क्या होगा, डिजर्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक, जैसे इसमें क्या है, ये पेरू की धारा, पेरू की धारा क्या है, और ये अटाकामा डिजर्ट को फॉर्म करती है, और जो बेंगुला करंट है वो किसको करती है, नामीबिया डिजर्ट, और कैनरी धारा किसको, सहारा कोस्ट रिमेन्स द ड्राई, ये क्योंकि ठंडी धारा है। देखो कैनरी की धारा यहाँ पे थी, कोल्ड ओशन करंट था, यहाँ पे कौन सा था, एगुलास की धारा, अगुलास करंट था, हाँ, ये बेंगुला था ना, ये बेंगुला था, और ये एगुलास था, और ये कौन सा था, पेरू वाला। तो पेरुवियन, तो ये तीनों क्या है, ये जो हमारा डिजर्ट बने ये किसके कारण बने, कोल्ड ओशन करंट के कारण, क्योंकि जब कोल्ड ओशन करंट जहां से गुजरती है ना उस एरिया में मॉइस्चर खत्म हो जाता है, यानी कि जब मॉइस्चर नहीं रहेगा तो बादल, एटमॉस्फेयर में क्या बादल नहीं बनेंगे, अब बादल नहीं बनेंगे तो इस जगह बारिश ही नहीं हो पाएगी, अब बारिश नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, डिजर्ट बन जाएगा एरिया। और एक ही कारण नहीं है, बस और कारण है, जो भी हमारा मॉनसून होता है ना वो किधर से जाता है, हाँ,
इधर से जाता है ईस्ट साइड से ऐसे क्योंकि ईस्टर ये एरिया कहाँ पे है, सहारा क्यों बड़ा है इससे, क्योंकि ये हमारा किस एरिया में पड़ रहा है, मोस्टली हमारा उसी ट्रॉपिक वाले एरिया में पड़ रहा है, उसी एरिया में पड़ रहा है ना। तो जब क्या होता है ना, हवाएं जब ऐसे जाती हैं ना तो बादल लेके जाती हैं, तो वर्षा इस कोस्ट में तो इधर हो जाती है, लेकिन इस एरिया में पहुंचते पहुंचते बादल में पानी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण भी यहाँ पे ये है, ये वेस्ट कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते पानी कम होता है और क्या होता है, डेजर्ट फॉर्मेशन होता है। तो कोल्ड ओशन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेजर्ट फॉर्मेशन। याद रहेगा क्या, यूपीएससी और पीसीएस में क्वेश्चन पूछते हैं, सीडीएस यूपीएससी में ऐसे, अब एसएससी में भी पूछ रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया ये। चलो, ओशन करंट एंड फिशिंग। ओशन करंट, मीटिंग ऑफ द वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट, प्लैंकटन इंक्रीज होंगे, जो कि जली जीव होते हैं, उसको मछलियां खाती हैं, और फिश क्या होते हैं वहां पर इंक्रीज होती हैं, फिशिंग ग्राउंड बनते हैं वहां पे। एग्जांपल डॉगर बैंक कनाडा में है, गल्फ स्ट्रीम प्लस लेब्राडोर की धारा मिलती है यहाँ पे। ठीक, डॉगर बैंक जो ग्रैंड बैंक है ये कनाडा में है, और डॉगर बैंक कहाँ है, नॉर्थ सी में है। ठीक, और ये क्या है, पेरू कोस्ट जो कि वहां पे पेरू नॉर्थ साउथ अमेरिका में, और जापानियन कोस्ट कोरोसिवो प्लस वो मैंने बताया था ना जहां जहां मार करके, तो ये वही जगह है। ठीक, ठीक है ना, यही पे यही बता रहा था मैं। तो ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, फिशिंग ग्राउंड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड और वार्म ओशन करंट मिलती हैं। पहले पढ़ा था ये सारी चीजें, हाँ पढ़ा था ये, चलो तो बढ़िया है। नॉर्मल पैसिफिक कंडीशन देखो, एल नीनो ला नीना वाला जो हम, थोड़ा सा यार बैठ जाता हूँ थोड़ा, मतलब खा के, मतलब खाना खाया ना मैं, भागते भागते खाना खाया और तुरंत पानी पी के मैं क्लासरूम में आ गया, और पूरी दिन से ये पीपीटी तैयार कर रहा था आप लोगों की। एक मिनट, ये थोड़ा वो वाला पानी देना है, पता नहीं कैसा रखा है। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें समझ में आ रही है ना, माइंड में जा रही है ना, साफ है कि साफ है। देखो, सबसे पहले हमें जानने की जरूरत होती है कि नॉर्मल कंडीशन क्या होता है। जब जलवायु, हम अगर एल नीनो ला नीना पॉजिटिव ओशन डाइपोल और इंडियन ओशन डाइपोल को समझें, या वॉकर सर्कुलेशन, ये सब नाम सुना है, हाँ ऑन कर लें। चलो, कभी इन सब चीजों का नाम सुना है, एल नीनो ला नीना और ये वॉकर सर्कुलेशन, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल, निगेटिव इंडियन डाइपोल, ये सब सुना है ना, सुना है ना। सुनो, इनको समझने से पहले ये ओशन करंट की जानकारी जरूरी थी। अब एल नीनो ला नीना से समझने से पहले हम समझेंगे नॉर्मल कंडीशन क्या होती है उस जगह से, कि जहां पे एल नीनो ला नीना का इफेक्ट आता है। ठीक, इफेक्ट ये एक जलवायु प्रभाव है, जलवायु का एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके कारण ये एल नीनो ला नीना फॉर्म होता है। ठीक, पीरियोडिक बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, और ये जो एल नीना और ला नीना का प्रभाव होता है वो पैसिफिक ओशन में होता है, पर्टिकुलरली इक्वेटर, ये किस वाले जोन में, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में। ठीक, और मोस्टली ये होता है पेरू और ऑस्ट्रेलिया के वाले एरिया में, जो हमारा पैसिफिक ओशन है। ठीक, तो अब इसको समझो, नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है। ट्रेड विंड जो हमारी है उनका डायरेक्शन क्या होता है, ईस्टर्लीज का डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट से वेस्ट होगा। वार्म वाटर पुश्ड टुवर्ड्स द इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये समझ रहे हो क्या कह रहा है, नहीं समझ रहे हो, देखो कहाँ गया यार वो वाला ओशन करंट, ये देख रहे हो, ये वाला जो है ये कहाँ पे जा रहा है, ये ना देखो, ये जो हमारा इक्वेटोरियल करंट है ये किस एरिया में जा रहा है, किस एरिया में जा रहा है, एक मिनट यार, ये वो वाला है ही नहीं। ठीक, देखो ये वाला जब हम इसको जब घुमाएंगे तो पीछे जुड़ जाएगा ना, और ये वाला जो करंट है ये वार्म वाटर, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया साइड जा रहा है, दिख रहा है ना। और ये आ कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है ना घूम के भाई,
यहाँ यहीं से ना घूम के आ रहा है, ऐसे घूम के, ये तो मैंने ऐसे फ्लैट किया, जब घुमाऊंगा तो ये वाला जो हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये यहाँ का पानी लेके कहाँ जा रहा है, इस एरिया में लेके आ रहा है। तो वही वो कह रहा है कि जो हमारा ये होगा, जो हमारा क्या होगा, वार्म वाटर इज पुश टुवर्ड्स द इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में हमारा क्या जाता है, वार्म वाटर होके जाता है। ठीक, ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और ये हमारा पूरा क्या है, इंडोनेशिया वाला आइलैंड, वो है पूरा क्या बोलते हैं, आर्कीपेलागो। ठीक, तो जब ये वार्म वाटर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा इक्वेटोरियल करंट इधर से आता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, और सारा पानी कहाँ जमा करता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। तो ये कौन सा करंट था हमारा, वार्म ओशन करंट था। तो वार्म वाटर जब इधर से इधर आ रहा है तो यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा होगा, यहाँ का क्लाइमेट कैसे होगा, यहाँ पे ज्यादा वाष्पीकरण होगा, और जैसे ही वाष्पीकरण बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, क्यूमुलोनिम्बस और सीरस क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस, बड़े बड़े क्लाउड फॉर्मेशन। ये आपको क्लाउड दिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास, और यहाँ पर क्या हुआ, खूब ज्यादा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म हो गया। और जब ये क्यूमुलस निम्बस क्लाउड फॉर्म हुआ, इंडिया जस्ट यहीं पे है। ठीक, इंडिया जस्ट यहीं पे, ये नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सिचुएशन। और जब ये चीज कंटिन्यूअस चलती रहती है ऐसे ही साइकिल में, इसे ही बोलते हैं पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन। यानी कि नॉर्मल सिचुएशन के लिए पैसिफिक वॉकर से जो हमारा सर्कुलेशन है वो कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। समझ रहे हो क्या? तो वो कह रहा है कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर राइजेस नियर द पेरू एंड इक्वाडोर। ये हमारा पेरू है, ये हमारा पेरू है, यहां से ऐसे अपवेलिंग हुई होगी और यहाँ पे अपवेलिंग हुई होगी कोल्ड करंट, और ये जो हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे आया होगा और यहाँ पे वार्म वाटर आया होगा, यहाँ वार्म वाटर की मात्रा ज्यादा हुई होगी, और ये वार्म वाटर जैसे ही ज्यादा हुआ होगा यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा ये फॉर्मेशन होगा, फॉग, ये वाष्प बढ़ेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा, ये वेस्टर्न पैसिफिक बिकम्स द वार्म एंड रेनी। वेस्टर्न पैसिफिक, ये हमारा पैसिफिक है, पूरा पैसिफिक ओशन है, और ये हमारा उसका ईस्ट पार्ट है और ये वेस्ट पार्ट है। तो ये कह रहा है वेस्टर्न पैसिफिक क्या होगा, वार्म होगा और रेनी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे खूब ज्यादा बरसात होगी ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, इंक्लूडिंग इंडिया में। अब देखो, जब इंडिया में मानसून आएगा, अब बादल जस्ट यहीं बना रहेगा, तो जब मानसून आएगा तो ये बादल इंडिया में लेके आएगा क्या, तो जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तो इंडिया के लिए अच्छा है, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में हमारा वॉकर सर्कुलेशन मजबूत होगा, और जो हमारी पानी, गर्म पानी कहाँ इकट्ठा होगा, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट और इंडोनेशिया साइड में। ठीक, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा होता है। ठीक, ईस्टर्न पैसिफिक रिमेन्स द कूलर एंड रिलेटिव ड्रायर, यानी कि इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे जो ईस्टर्न पैसिफिक है, पैसिफिक का ईस्टर्न वाला, यानी कि पेरू का कोस्ट वाला एरिया कहाँ कूल रहेगा इसके कंपैरेटिव में। ठीक, तो ये सिचुएशन क्या होते हैं, और जब कूल हो जाता है ना, देखो जब यहाँ पे कूल होता है ना तो क्या होगा, यहाँ पे अपवेलिंग हो रही थी तो ये फिश के लिए सबसे अच्छा हुआ, लेकिन जब यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है तो यहाँ डाउन वेलिंग होने लगती है, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, मछलियां मर जाती हैं। यही तो मैंने बताया कि यहाँ पूरे एरिया में, पेरू के इस कोस्ट पर पूरी मछलियां मर जाएंगी जब ये प्रोसीजर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। और उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, एल नीनो बोलेंगे। ये नॉर्मल सिचुएशन थी। अब देखो, हाँ, एक बार नहीं, होता रहता है, अक्सर होता रहता है, मतलब 4-5 साल के गैप में, मतलब वो जो होते हैं ना, फॉरकास्ट करते हैं ना, वो बताते हैं बहुत सारी कंडीशंस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखो ये नॉर्मल सिचुएशन थी, नॉर्मल सिचुएशन ठीक है ना, वॉकर सर्कुलेशन मजबूत होना चाहिए, ये सब समझ गए। अब वॉकर सर्कुलेशन यहाँ लिख दिया है, वॉकर सर्कुलेशन इज है ना, ईस्ट से वेस्ट एटमॉस्फेरिक, ईस्ट से कहाँ पे आ रहे थे, वेस्ट साइड पे क्या आ रहा था हमारा, ईस्ट से वेस्ट साइड आ रहे थे ना, क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन मैंने दिखाया, ये क्या है, किस डायरेक्शन से, ईस्ट से वेस्ट ये सर्कुलेशन चल रहा है क्या, और क्या है ये पैसिफिक एरिया में है ना, तो वही कह रहा है कि ये क्या है, वॉकर सर्कुलेशन इज एन ईस्ट वेस्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ओवर द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। ठीक, अब इसके क्या है, ये करता क्या है, सन हीट्स द वार्म वाटर नियर द इंडोनेशिया,
और क्या करता है, वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस, वार्म मॉइस्ट एयर राइज होगी इसी सर्कुलेशन की वजह से, और हैवी रेनफॉल अकर ओवर द इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वहां पे क्योंकि वहां पे क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म हुए, वही मैंने बताया यहाँ पे वॉकर सर्कुलेशन। एक बात याद रखना, ट्रेड विंड के कारण ये होते हैं, वॉकर सर्कुलेशन इज ए स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन, याद रखना। आगे चलो, एल नीनो। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में हमारे गर्म पानी इकट्ठा हो रहा था साउथ इक्वेटोरियल करंट के माध्यम से, ठीक। और पेरू में क्या हो रहा था, ठंडा पानी था और वहां पे मछलियां खूब बढ़िया खेल रही थी, ठीक। आगे देखते हैं एल नीनो, ये क्या है, वार्म फेज है। अब देखो जब ये जो हमने सिचुएशन देखी, इसमें क्या होता है, एल नीनो मीन्स द लिटिल बॉय, यानी कि इसका मीनिंग स्पेनिश में इसको क्या बोलते हैं, द लिटिल बॉय। एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय, ठीक। पूछेगा एग्जाम में, रिफरिंग टू द क्रिश्चियन चाइल्ड बिकॉज द वार्मिंग वाज द नोटिस्ड अराउंड द क्रिसमस बाय फिशरमैन, यानी कि फिशरमैन के द्वारा क्रिसमस के समय में ये क्या नोटिस किया, दिसंबर में ठंड पड़ती है ना, उन्होंने ये नोटिस किया था, इसलिए क्या किया गया था, इसका नाम वो वार्म, ये क्या नाम है, लिटिल बॉय, यानी कि स्पेनिश नाम से लिटिल बॉय। बस इतना जान लो, इसको लिटिल बॉय इसका मीनिंग होता है, ठीक। डेफिनेशन देख दो, एल नीनो इज द क्या है, अब नॉर्मल वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन ड्यू टू द वीकेंड ट्रेड विंड। जब ट्रेड विंड धीमी होती हैं तो क्या होता है, ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक, पैसिफिक का दो भाग, ऑस्ट्रेलिया वाले साइड कौन सा है, वेस्ट है, और ये वाला हमारा जो नॉर्थ अमेरिका वाला है, वो साउथ अमेरिका वाला है, वो कौन सा है, वेस्ट कोस्ट है। तो क्या कह रहा है, एल नीनो इज द अबनॉर्मल वार्मिंग, अबनॉर्मल गर्म होता है ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। ये देखो ये क्या है हमारा, अब क्या हो रहा है, वॉकर सर्कुलेशन उल्टा हुआ है ना, वॉकर सर्कुलेशन अब पहले नॉर्मल सिचुएशन में ईस्ट से वेस्ट जा रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है, वेस्ट टू एल नीनो कंडीशन दिखा रहा हूं। एल नीनो कंडीशन में अब ये जो यहाँ पे ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, ये ठंडा पानी है, और जो ये लाल दिख रहा है ना, ये गर्म पानी है। तो अब गर्म पानी किधर आ रहा है, पेरू, ये पेरू साइड, यानी कि हमारा कहाँ, साउथ अमेरिका में। अब यहाँ पे जब गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ ठंडा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे बादल बनते ही नहीं है, बादल बीच पैसिफिक ओशन में बन जाते हैं, और उससे क्या होता है, और ये वॉकर सर्कुलेशन कहाँ लेके जाता है इस बादल को, ये वॉकर सर्कुलेशन अमेरिका में लेके जाता है, और साउथ अमेरिका में खूब बारिश होती है, और यहाँ गर्म वो हो जाता है, यहाँ पर ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पर बादल बनते ही नहीं है, और इस कारण इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होती है। और एल नीनो भारत को नेगेटिवली प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पे बादल ही नहीं बने, बादल बने होते तो भारत का जो मानसून आता है यहाँ पे साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट वाला और ये वाला ये साउथ ईस्ट वाला, ये दोनों पकड़ के लेके आते हैं। और ये वॉकर सर्कुलेशन कैसे चलता होता, वेस्ट से ईस्ट चलता, तो वॉकर सर्कुलेशन भी लेके आता है इंडिया में बादल। तो इसी के कारण क्या होता है, इंडिया में एल नीनो का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर फोरकास्ट में घोषित किया गया है दिस इज द ईयर ऑफ एल नीनो, तो वो इंडिया के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा, इंडिया को निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। समझ गए क्या, कैसे काम कर रहा है ये, समझे क्या ये एल नीनो, समझ में आया। एल नीनो का मतलब है कि ईस्ट पैसिफिक या सेंट्रल पैसिफिक साइड में क्या होना, वार्म वाटर का इकट्ठा हो जाना, और नॉर्मल सिचुएशन में वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास हो रहा था, ठीक। ला नीना में क्या होता है, ला नीना में क्या होता है, जो मैंने नॉर्मल सिचुएशन बताई ना, उसी नॉर्मल सिचुएशन में और भी ज्यादा गर्म पानी आ जाता है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास। और जब ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा पानी आ जाता है, तो और ज़्यादा बादल बन जाते हैं, और वो भारत के लिए क्या होता है, वर्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ला नीना यानी कि लाएगा, बारिश लाएगा, लाना बारिश लाएगा इंडिया में, इट मीन्स कि वो भारत के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक, याद रखना। तो एल नीनो ला नीना समझ गए क्या, एल नीनो कहेगा। तो अब बताओ, एल नीनो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया का और इंडोनेशिया में कौन सा पानी होगा, एल नीनो, हाँ, एल नीनो में कौन सा होगा, कोल्ड वाटर होगा, क्योंकि एल नीनो हमारे लिए क्या है, निगेटिव है। एल नीनो का मतलब यह है कि जो हमारा ये पानी है कहाँ पे, कोल्ड वाटर यहाँ पे आ जा रहा है, और वार्म वाटर साउथ अमेरिका।
जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तो वार्म वाटर होगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट साइड और इंडोनेशिया साइड। और अगर मान लो ला नीना है तब और ज्यादा वाटर होगा, एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा। ठीक, नॉर्मल सर्कुलेशन में देख लिया कैसे घूम रहा था, ईस्ट टू वेस्ट साइड वॉकर सर्कुलेशन चल रहा था। लेकिन जब ये एल नीना हो जाता है जो ईयर, उसमें वॉकर सर्कुलेशन वेस्ट टू ईस्ट हो जाता है। दिख रहा है नहीं वॉकर सर्कुलेशन? तो इंडिया में कौन सा ईस्ट से वेस्ट वाला सर्कुलेशन पॉजिटिव होता है। दिमाग में घुस रहा है नहीं? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? देखो स्टेप बाय स्टेप बताया। ट्रेड विंड क्या होंगी? वीक होंगी। वीक होने के कारण क्या होगा? वार्म वाटर इज नो लॉन्गर पुश्ड टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। वार्म वाटर शिफ्ट ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द पेरू, यानी कि वार्म वाटर अब जब उधर नहीं जा पाएगा तो पेरू के पास ही रह जाएगा, यानी कि साउथ अमेरिका के पास रह जाएगा। और अपवेलिंग नियर द पेरू बिकम्स वीक। जब अपवेलिंग ही नहीं हो रही है वहां पे, वीक हो जाएगी, मछलियां मर जाएंगी। फिश पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिकॉज द न्यूट्रिशन डू नॉट रीचेस टू द सरफेस। रेनफॉल शिफ्ट्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न पैसिफिक, यानी ईस्ट पैसिफिक, यानी कि कहाँ पे? पेरू साइड में, साउथ अमेरिका साइड में वर्षा शिफ्ट हो जाती है। ठीक, कब? कौन से फेज में? एल नीनो फेज में, वार्म फेज में। क्लियर? समझे थे पहले ऐसे एल नीनो? समझ में आया था? पहले पढ़ा था और एल नीनो समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? वॉकर सर्कुलेशन क्या है और किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ, ट्रेड विंड कैसे लेके जा रही है करंट्स को, और ट्रेड विंड वीक हो जा रही है तो वो करंट नहीं जा रहा है, पेरू की तरफ ही वो पानी रुका रह जा रहा है, गर्म वाटर, और ठंडा पड़ जा रहा है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा कोस्ट? वेस्ट साइड वाला, और इंडोनेशिया का। समझ रहे हो ना? दिमाग में इमेजिन कर रहे हो क्या? हाँ, एल नीनो ला नीना क्लियर? अब याद रखना, ला नीना इंडिया के लिए पॉजिटिव, एल नीनो निगेटिव। उसका मैंने इम्पैक्ट भी यहाँ पे दे दिया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल नीनो, वार्म सी सरफेस टेम्परेचर इन द ईस्टर्न पैसिफिक। ईस्टर्न पैसिफिक में वही वीक ट्रेड विंड्स, वीक अपवेलिंग। कहाँ पे? कहाँ पे वीक? कहाँ होगी अपवेलिंग? एल नीनो में होगी, लेकिन किस जगह पे वीक हो जाएगी? अपवेलिंग हो कहाँ रही थी? हाँ, कहाँ हो रही थी? आप लोगों को इतना, अरे अपवेलिंग जहाँ पे हो रही थी वहां पे मछलियां बन रही थी ना, वहां पे मछलियों के लिए अच्छा ग्राउंड था। पेरू में ही नहीं हो रहा था अपवेलिंग, पेरू वाले कोस्ट पे, यानी कि साउथ अमेरिका में अपवेलिंग हो रही थी। लेकिन जब एल नीनो आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अपवेलिंग वीक हो जाता है। अपवेलिंग ही नहीं होगा। अब वीक क्यों होता है? क्योंकि हमारी ट्रेड विंड क्या है? स्लो हो गई है, वीक पड़ गई है। ट्रेड विंड ही तो पानी को आगे बढ़ाती है। जब यहाँ का पानी ऊपर, सरफेस का पानी आगे ही नहीं बढ़ेगा तो नीचे से पानी समुद्र से निकल के आएगा ही क्यों? वीक तो हो गई। और इसी को तो बोलते हैं, जब वीक हो जाएगा तो पानी नहीं बढ़ेगा, और पेरू वाला एरिया यानी कि जो हमारा साउथ अमेरिका है वो क्या रह जाएगा? गर्म रह जाएगा। अब वो गर्म रह जाएगा तो हमारे लिए एल नीनो इफेक्ट हो जाता है। ठीक, हैवी रेनफॉल इन पेरू, ड्रॉट इन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एल नीनो के कारण। कैरेक्टरिस्टिक दिया है। इफेक्ट ऑन इंडिया, इंडियन मानसून यूजुअली वीकर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से वीक हो जाता है। एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोअर रेनफॉल, ड्रॉट इन मेनी रीजन्स, बहुत सारे इंडिया में रीजन में ड्रॉट पड़ जाता है। और क्या होता है? लोअर क्रॉप प्रोडक्शन होता है। फिश कैचेज डिक्लाइन नियर द पेरू, बिकम्स द न्यूट्रिशन रिच अपवेलिंग। क्यों? वीक होने के कारण। एल नीनो जनरली वीकेंस द इंडियन समर मानसून। लिख भी दिया है, समझा भी दिया है और लिख भी दिया है। न समझ आए तो रट लेना। हाँ, संभवतः इस बार एल नीनो इफेक्ट है। क्या? हाँ, वही कह रहा हूँ, समझ में तो आया ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि समझ नहीं आया होगा। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो फिर बात दूसरी है। इतना इजी वे में बता रहा हूँ। अपवेलिंग, डाउनवेलिंग। अपवेलिंग होता है जैसे कुएं से पानी निकालते हो उसको अपवेलिंग, वैसे समुद्र से भी पानी निकलता है, अपने आप निकलता है। और वो उसका रीजन है वो जो विंड्स चल रही है, ट्रेड विंड चल रही है। तो ट्रेड विंड जैसे यहाँ पे पानी भरा होगा सतह पे और हवा चलेगी तो पानी ऊपर की हवा को बहाएगा ना जिस डायरेक्शन में होगी। तो जब ये पानी, सतह वाला पानी बह गया तो नीचे से फिर पानी उठ के ऊपर सतह पर आएगा ना, समझ रहे हो? और सतह वाला पानी क्या होगा? गर्म होगा। तो गर्म होने के बाद वो कहाँ ऊपर आता है, और जो ठंडा पानी है वो नीचे जाता है। तो जब ये पानी ठंडे में बदलता है ना, गर्म वाटर जब मूवमेंट करता है तो ठंडा होगा, और जैसे ही ठंडा होता है तो नीचे से अपडेट करता है। और फिर यही अपवेलिंग और डाउनवेलिंग की प्रक्रिया
कंटिन्यू रहती है पूरे समुद्र में, नदी के रूप में ये चलते रहते हैं पूरे समुद्र में करंट। ला नीना मैंने बताया सेम उसी का उल्टा है, उसमें क्या बताया ला नीना, द लिटिल गर्ल इसका मीनिंग होता है। अब ये होता है, हाँ क्या कुछ बोल रहे हो क्या, कोई बात है क्या, टाइम हो गया है क्या? नहीं नहीं, इसको लिटिल गर्ल बोलते हैं, इसको ला नीना को लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल नाम बोलते हैं। ये कोल्ड फेज होता है, कहाँ पे कोल्ड फेज कहाँ पे होगा, पेरू वाले एरिया में। और वार्म एल नीना पेरू वाले एरिया में क्या करता था, वार्म फेज ला देता था, ठीक। ला नीना मीन्स द लिटिल बॉय, ला नीना इज अब नॉर्मल कूलिंग ऑफ द सेंट्रल ईस्टर्न एंड इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। अब ईस्ट वाला एरिया क्या हो रहा है ला नीना में, कूल हो रहा है। इसके पहले एल नीनो में क्या हो रहा था, वार्म हो रहा था, ठीक। स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल ट्रेड विंड, यानी कि जब ट्रेड विंड नॉर्मल थी तो नॉर्मल सिचुएशन थी, वीक थी तो एल नीना, और जब क्या हुआ स्ट्रॉन्गर हो गई, नॉर्मल से स्ट्रॉन्गर, तो क्या हो गया, तब हमारा ला नीना आ गया, ला नीना इम्पैक्ट। तो कुल मिला के ट्रेड विंड ही सारा गेम खेल रहा है। ट्रेड विंड वीक हुई एल नीनो, ट्रेड विंड स्ट्रांग हुई ला नीना। और स्ट्रांग होने की वजह से पानी पेरू का बह के कहाँ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया साइड और इंडोनेशिया साइड जाएगा। और वीक होने से जा ही नहीं पाएगा, पेरू के ही साइड रह जाएगा। पेरू के साइड बारिश होगी, पेरू के साइड सब कुछ होगा, तो क्या होगा, एल नीनो इफेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इतना बढ़िया से, इतना चिल्ला चिल्ला कम से कम 25 बार बता दिए होंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड, स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग ज्यादा होगा, मछली ज्यादा पैदा होगी। कोल्ड ईस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक यानी ईस्ट वाला पैसिफिक का रीजन क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। और क्या होगा, बेटर फिशर नियर द पेरू, इंक्रीज द रेनफॉल ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया साइड। भाई ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। अगर ओ आकार का, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है आपका, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ ऐसे आपका नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका है ऐसे। और इस पैसिफिक ओशन के जस्ट इधर ऑस्ट्रेलिया है क्या, और यहाँ पे इंडोनेशिया है क्या। तो ये अगर हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन सेंस बनाएं तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये कह रहा है ईस्टर्न यानी कि इंक्रीज रेनफॉल ओवर द वेस्ट पैसिफिक। तो जब ला नीना आएगा तो वेस्ट साइड में यानी कि गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा होगा, ठीक। तो यानी कि वेस्ट पैसिफिक में रेनफॉल हो रहा है। तो क्लियर है ना, समझ रहे हो ना यार, इतना ऐसे कर करके बता रहे हैं। हाँ, डायरेक्शन सेंस तो पता है ना, डायरेक्शन ओरेक्शन किधर से क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये समझ लो। ये रिवीजन बैच किसी तरीके से नहीं लग रहा है जिस तरीके से आप लोग। इफेक्ट ऑफ इंडिया, इफेक्ट ऑन इंडिया ऑफन एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्गर मानसून। भारत में मानसून क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कैन इंक्रीज द फ्लड रिस्क इन द सम रीजन्स, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट एरियाज। better water availability for the agriculture through impact the by the year. La Nina often supports the stronger Indian monsoon. ये सब याद रखना। फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रेड विंड बिकम नॉर्मल से स्ट्रॉन्गर बन जाएंगी, और वार्म वाटर पुश्ड टुवर्ड्स द, जब स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी तो वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया साइड शिफ्ट होगा। अपवेलिंग नियर द पेरू बिकम्स स्ट्रॉन्गर, और कोल्ड वाटर रीचेस टू दी सरफेस, यानी कि पेरू पर कोल्ड वाटर जमा हो जाएगा, और फिश पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, न्यूट्रिशन मिल जाएगा, और रेनफॉल इंक्रीजेस इन द ऑस्ट्रेलिया साइड और इंडोनेशिया साइड। उसे ला नीना बोलते हैं। और वही वॉकर सर्कुलेशन कहाँ लेके आएगा, इंडिया में लेके आएगा, और वही इंडिया के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लो ला नीना, ला नीना में गर्म पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया रेड वाला, और नीला पानी यानी कि ठंडा वाला ऑस्ट्रेलिया इधर पेरू साइड है, ये पेरू एरिया है, और इसे साउथ अमेरिका बोलते हैं। तो साउथ अमेरिका है, गर्म पानी यहाँ है ला नीना में। अब जब यहाँ गर्म पानी होगा तो यहाँ पूरा क्या होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे। वॉकर सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है ला नीना में, क्या चलेगा वॉकर, हाँ ईस्ट से वेस्ट चलेगा सर, ईस्ट से वेस्ट चल रहा है ना, कंफ्यूज मत हो। नॉर्मल सिचुएशन में क्या चल रहा था, ईस्ट से वेस्ट चल रहा था। वॉकर सर्कुलेशन इस साइड से इस साइड आ रहा था, तो ईस्ट से वेस्ट जाएगा वॉकर सर्कुलेशन, ईस्ट से, क्लियर है ना, ईस्ट से वेस्ट, तभी तो इंडिया में लेके आएगा। हाँ ठीक, तो ईस्ट से वेस्ट आएगा तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग। क्लियर है क्या, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, अरे वो भी एल नीनो ला नीना समझने आया है, अब अभी गिरा देगा ये, जाने दो जाने दो जाने दो, इसको डिस्टर्ब मत करो, भगा दो। देखो
खूब पढ़ा यार आज तो। अभी रुक जाओ, अभी और है, अभी थोड़ा सा बचा है तो पढ़ लेते हैं ना। 4 ही 5 स्लाइड बची हैं मुश्किल से, और थोड़ा छोटा टॉपिक है। देखो ज्यादा हो गया, ओशनोग्राफी एक दिन में खत्म कर रहे हैं, और वो भी बिना कि कोई टॉपिक छोड़े। वॉकर सर्कुलेशन भी बना दिया, एल नीनो ला नीना भी पढ़ा दिया। एल नीनो पढ़ाने में टीचर 4-4 दिन लेते हैं। 11-10 हो गया, 10 मिनट और है, खत्म कर लो इसको, ठीक है ना। अब हमारा ओशनोग्राफी से पल्ला छूटेगा। ठीक, देखो इसका डिफरेंस दे दिया है एल नीनो ला नीना का, इसको देख लेना। हम आगे चलते हैं, अब कोरल रीफ्स के बारे में समझ लेते हैं। कोरल क्या है? एक एनिमल है, ये प्लांट नहीं है, ध्यान रखना। प्रवाल क्या है? छोटे समुद्री जीव हैं जिसे पॉलिप्स होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि देखो, एक होता है ज़ूक्सैंथले, एक होता है कोरल पॉलिप। दोनों के बीच में क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि परिजीविता का सिद्धांत बोलते हैं उसे। यानी कि अगर कोरल पॉलिप है और क्या है, हमारा क्या नहीं है, ज़ूक्सैंथले नहीं है, तो कोरल पॉलिप नहीं जी पाएगा। और ज़ूक्सैंथले है, कोरल पॉलिप नहीं है, तो ज़ूक्सैंथले नहीं रह पाएगा। तो दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन इसको बोलते हैं। ठीक, सहजीविता का सिद्धांत। ठीक, कोरल रीफ, ज़ूक्सैंथले और फाइटोप्लैंक्टन्स, इन दोनों के बीच क्या होगा? सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक, और इसी तरीके से मैंग्रोव पेड़ में भी होता है। मैंग्रोव अपनी पत्ते पर ही, अपनी डाली पर ही अपने क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं वो अपनी डाली पर ही वो करते हैं। ठीक, कंडीशन क्या होती है कोरल बनने के लिए? कहाँ बनेंगे कोरल? प्लेन बताओ कौन से? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बनेंगे। पहले ही बताया था कि वो रीफ पेट्रोलियम और फिशिंग के लिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कंडीशन क्या होना चाहिए? 20 से 27 डिग्री का बेस्ट टेम्परेचर होना चाहिए, 23 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक, वाटर क्या होना चाहिए? हल्का सा ल्यूक वार्म होना चाहिए। डेप्थ क्या होना चाहिए? यूजुअली लेस देन 50 मीटर। सनलाइट क्या होनी चाहिए? अबंडेंट होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में वहां होनी चाहिए। और वाटर क्या होना चाहिए? क्लियर, धुंधला पानी नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए? 27 से 40%। यानी कि पीपीटी मतलब होता है पार्ट्स पर 1000। जब हम सैलिनिटी नापते हैं किसकी, समुद्र में सैलिनिटी नापते हैं, तो उसको पार्ट्स पर 1000 यानी कि पर 1000 ग्राम में उपस्थित लवण की मात्रा, यानी कि मिनरल यानी कि साल्ट की मात्रा। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? पीपीटी में मेजर करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सेडिमेंट्स क्या होने चाहिए? वेरी लो। और पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए वहां पे? वेरी लो, यानी कि वहां पे पॉल्यूशन यार जल्दी में, पॉल्यूटेड एरिया नहीं होना, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया आसपास नहीं होना चाहिए। ठीक, इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो क्या करेंगे? इंडस्ट्री के गंदे पानी जाएंगे, तो इससे क्या होगा? सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, क्लियर नहीं रहेगा। ठीक, तो इसलिए ये कंडीशन चाहिए किसके लिए? कोरल को डेवलप होने के लिए। याद रखना, कंडीशन पूछ सकता है। और ये जो कलरफुल दिखाई देते हैं, ज़ूक्सैंथले के कारण दिखाई देते हैं। ज़ूक्सैंथले के कारण फाइटोप्लैंक्टन्स, ये कैल्शियम CaCO3 के बने होते हैं। दोनों के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स और CaCO3 के बीच। ठीक, जैसे ये कोरल पॉलिप्स इनको छोड़ के जाते हैं, तो ये केवल ऐसे ना सफेद सफेद बचे रह जाते हैं, ऐसे सफेद सफेद ना, तो उसी को क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। जब इसके ज़ूक्सैंथले इसको छोड़ के चले जाते हैं, तो ये वियोग में सूख के सफेद कलर हो जाता है। इसी को बोलते क्या है? अरे वो तो अलग कोरल का टाइप है, वो को उसे मूंगा बोलते हैं, वो कोरल का टाइप ही है। ठीक, तो जब इसके ज़ूक्सैंथले इसको छोड़ के जाते हैं, तो ये क्या सूख जाता है, और केवल CO3 कैल्शियम कार्बोनेट की हड्डी बचती है उसके अंदर, और क्या हो जाता है? उसे क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग। समझ है? कोरल खत्म। कोरल की कंडीशन बता दिया, कोरल है क्या, दोनों में रिलेशन क्या है, CO3 क्या, ब्लीचिंग भी बता दिया। और बहुत सारे इंडियन ओशन में इस समय कोरल ब्लीचिंग चल रही है। ठीक, इसलिए बता दिया, न्यूज में रहता है, क्वेश्चन पूछता है। टाइड्स के बारे में समझ। कहाँ? वो अलग चीज है, वो तो काई है भैया, वो एल्गीज हैं, फंगीज एल्गीज। ठीक, वो अलग चीज है। देखिए आप दो काम कर रहे हैं, एक तो वॉकिंग भी कर ले रहे हैं, और दूसरा वो जैसे कहता नहीं है उसमें, क्या नाम, किस मूवी में है, कौन से है यार वो वाली मूवी जिसमें वो साइलेंसर उसका नाम था, देखो नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ,
3 इडियट्स में साइलेंसर कहता है सीखो, इनसे सीखो, तो वही मेरा कहना सीखो, ऐसे कहता नहीं है सीखो इनसे, कोई इनसे सीखे। देखो आगे देखो, देखो देखो हो गया टाइड्स के बारे में। टाइड्स क्या है? टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल caused by the mainly gravitational pull of the moon to the lesser extent the sun, यानी कि सन और मून का क्या ग्रेविटेशनल एंड विद द अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन से कौन सा फोर्स आता है? हाँ, कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र से दूर की ओर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल, केंद्र की ओर लगने वाला सेंट्रीपीटल। तो जब रोटेट करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। तो जो हमारे टाइड्स होते हैं 3 फोर्सेस, कौन कौन सी बताओ? तुम लोगों का ध्यान कहाँ है भाई? मून का, सन का और अर्थ का रोटेशन, 3 चीजें किसको रिजल्ट करती हैं? टाइड्स पे रिजल्ट करती है। टाइड इनिक पहला फोर्स, ये फोर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मून पुल्स ओशन वाटर टुवर्ड्स द इटसेल्फ, यानी कि चंद्रमा क्या करता है? ओशन के पानी को अपनी तरफ खींचता है। द मून हैज द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द टाइड देन द सन, यानी कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कम लगता है एज कंपेयर टू मून, यानी कि चंद्रमा ज्यादा पानी खींचता है, यानी कि ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किसका प्रभावी है? चंद्रमा का। ठीक, इवन दो द सन हैज द ग्रेविटी इज मच स्ट्रॉन्गर बिकॉज द मून इज द मच क्लोजर टू अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा करीब होने के कारण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा ज्यादा पड़ता है। ठीक, सोलर ग्रेविटी यानी कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। दूसरा, पहला मैंने क्या बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, दूसरा सोलर ग्रेविटी यानी कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, और तीसरा क्या बताया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या होता है? अर्थ एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द कॉमन सेंटर ऑफ द मास, और ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट द प्रोड्यूस ऑफ द सेकेंड टाइड, यानी कि जिसे बल्ज बोलते हैं, दोनों तरफ ऐसे बल्ज होता है ना, उसी को ऑन द साइड ऑफ द अपोजिट ऑफ द मून। इसको इमेज में समझो, इस इमेज को देखो, देखो ये मून है और ये मून के फेजेस दिए हैं। मून के फेजेस यानी कि जब मून की सिचुएशन होती है, ठीक, मून की सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया है। देखो ये सन है और ये हमारा क्या है? न्यू मून का सिचुएशन है। अभी इसको फुल मून को हटा दो, जब न्यू मून, सन और अर्थ और मून तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? हाँ, क्या? सिजगी बोलते हैं। और सिजगी के साथ उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं। स्प्रिंग टाइड अकर्स व्हेन द सन, अर्थ एंड मून आर इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको और किस नाम से जानते हैं? सिजगी नाम से। ठीक, सिजगी भी बोलते हैं इसको। तो इसको अभी मत देखना, ठीक, इसको मत देखो, अभी इन तीनों को देखो। तो जब तीनों एक लाइन में है और ये भी एक लाइन में है, इसको भी एक ही लाइन में, यानी कि दोनों सिचुएशन किसको दिखा रही हैं? सिजगी को दिखा रही हैं। तो जब यहां पर आएगा और यहां पर आएगा, जब देखो अब न्यू मून की सिचुएशन है, ये वाला मून एक पल के लिए हटाओ, ये सन और ये, तो यहां पर अभी किसका वो आ रहा है? सन और मून का दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये पृथ्वी का जो पानी है बल्ज होके उठ गया, तो ये क्या हो गया? हाई टाइड। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जस्ट इसके विपरीत में बनता है, तो वो क्या हो गया? वो भी हाई टाइड हो गया। और ये क्या हो गया? जस्ट ऊपर ऊपर, ये हमारा क्या हो गया? यहां पर लो टाइड बन गया और यहां पर क्या बना? हाई टाइड। तो एक दिन में कौन सा टाइड? एक दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड। ठीक, और जो स्प्रिंग टाइड इसे बोलते हैं, जो जिसमें क्या होता है? ये तीनों किसमें हो? एक लाइन में हो, यानी कि इनके बीच का कोण कितना हो? शांत रहो, कितना हो? 180 डिग्री। इन तीनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो। ठीक, अब देखो नेप टाइड। नेप टाइड कब होगी? नेप टाइड अकर्स व्हेन द सन, मून आर एट द 90 डिग्री एट द ईच अदर एंड सीन्स फ्रॉम द अर्थ। जब वो एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के जब सिचुएशन पर 2 जगह हो सकता है, एक तो जब थर्ड क्वार्टर पर हो, एक जब कितने पर हो? चंद्रमा ऐसे पृथ्वी की परिक्रमा, न्यू मून यानी कि पहला दिन, फिर ऐसे आएगा अगले कुछ दिन में, फिर यहाँ पर आएगा, यानी कि इसका फर्स्ट क्वार्टर हुआ, आधा दिन हुआ, थर्ड क्वार्टर हुआ, पूरा हो गया। तो ऐसे चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। तो जब यहाँ से न्यू मून था, न्यू मून से फर्स्ट क्वार्टर पर आया तो 90 डिग्री का कोण बना। तो 90 डिग्री पर उसको क्या बोलेंगे? नेप टाइड बोलेंगे। ठीक, तो नेप टाइड में क्या होगा? अकर व्हेन द सन मून आर 90 डिग्री। और कब कब होता है? फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में कौन सा होता है?
जब हमारा फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में हमारा कौन सा बनता है, नेप टाइड, नेप टाइड बनता है। और इसमें क्या होता है, इस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर लग रही होगी साइड में, तो यहाँ पे भी तुम्हें दिखेगा, लेकिन वो इसके कंपेरेटिवली क्या होगा, लो होगा, तो इसको लो टाइड बोलेंगे। और ये जो हमारा होगा यहाँ पे मून यहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा तो इस पे क्या होगा, हाई टाइड, और यहाँ पर क्या होगा जब ये वाला तो हाई टाइड। तो यानी कि फिर नेप में भी क्या एक दिन में 2 टाइड और 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड। तो वही लिखा है, द मोस्ट कोस्टल प्लेन एक्सपीरियंसेस द 2 हाई टाइड्स एंड द 2 लो टाइड्स ईच ल्यूनार डे, ठीक। एंड ल्यूनार डे क्या होता है, ल्यूनार डे क्या कर रहे हो आप लोग, बताया था क्या लूनार डे? अरे जैसे पृथ्वी का एक दिन होता है वैसे लूनार डे चंद्रमा का एक दिन है। कितने दिन में होता है? टाइडल लॉकिंग बताया था ना, लगभग इसके बराबर ही होगा। तो 24 घंटे पृथ्वी का 24 घंटे, उसका 24 घंटे 50 मिनट है, ठीक, बस 50 मिनट आगे है, ठीक। वाई द 2 टाइड्स, सबसे पहले 2 टाइड क्यों बन रहा है? 1 बल्ज, जो एक बल्ज है वो किस कारण से बन रहा है, सन और मून की तरफ अगर फेस कर रहा है तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स एक बल्ज बना, और जो दूसरा बल्ज बन रहा है अनदर बल्ज फ्रॉम द अपोजिट ड्यू टू द अर्थ मून सिस्टम का जो रोटेशन है, अर्थ मून सिस्टम का जो एक दूसरे से रोटेशन है, उसके कारण ये दूसरा बल्ज बनता है, ठीक। क्लियर, टाइड समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन? ये बता रहा है कि 2 टाइड क्यों बनते हैं, 2 टाइड लग सकता है कि यार 2 टाइड क्यों बन रहे हैं। तो पहला बता रहा है कि एक तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और दूसरा जो सन और अर्थ घूम रहे हैं, जैसे सन है वो अर्थ है और मून है, तो अर्थ किसकी परिक्रमा, वो मून पर परिक्रमा कर रहा है अर्थ की, और अर्थ भी अपने स्थान पर रोटेट कर रहा है, तो उसका भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण एक बल्ज बन रहा है। एक बल्ज बन रहा है ग्रेविटेशन के कारण, एक बल्ज बन रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, तो 2 बन गए ना। तो इसी यही रीजन है कि 2 हाई टाइड और 2, तो जब 2 हाई टाइड बन जाएगा तो 2 जगह लो भी बना होगा भाई। यहाँ हाई बन गया तो यहाँ का पानी ऐसे नीचे दब न जाएगा, तो यहाँ पे लो टाइड बन जाएगा। अब यहाँ पर पानी खींच के इस तरफ चला गया तो यहाँ लो टाइड हो गया, यहाँ हाई टाइड हो गया, अगल बगल। क्लियर है क्या, ये समझ में आ गया क्या? क्लियर। ये कब सिचुएशन होगा, स्प्रिंग टाइड, न्यू मून और फुल मून में, यानी कि 180 डिग्री के सिचुएशन पे उसको स्प्रिंग टाइड, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर पर क्या होगा हमारा, ये नेपी टाइड, टाइड खत्म। देखो ओशन का टेम्परेचर समझ लेते, बस अब खत्म ही है, बस टेम्परेचर सैलिनिटी खत्म। टेम्परेचर क्या है, ओशन का टेम्परेचर 2 तरीके से, फैक्टर अफेक्टिंग द, कौन से फैक्टर हैं जो ओशन के टेम्परेचर को, पहला लैटिट्यूड, भाई इक्वेटर पर ज्यादा हॉट होगा और पोल्स पर क्या होगा, ठंडा होगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती हैं पोल पर, और इक्वेटर पर 90 डिग्री पर पड़ेंगी। ओशन करंट क्या करेगा, वार्म करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड कोल्ड करंट डिक्रीज कर देगा जहां भी जाएगा। और कौन सा इफेक्ट है, क्लाउड कवर, अगर मान लो किसी एरिया पे क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो सौर की प्रकाश आएगा क्या, नहीं आएगा, तो उस ओशन में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, यानी कि मोर क्लाउड लीड टू लेस हीटिंग, यानी कि ज्यादा क्लाउड रहेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, क्लाउड नहीं रहेंगे, क्लियर स्काई रहेगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। और विंड भी इंपैक्ट करेगा, मिक्स सरफेस वाटर एंड इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर, सरफेस वाटर को क्या कर देता है, मिला देता है, हवा कोल्ड और वार्म को मिला देगा ना, तो वहां का टेम्परेचर प्रभावित करेगा, यानी कि उस पानी में और टेम्परेचर लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये फैक्टर थे जो टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, इंपैक्ट कर रहे थे। अगला देखते हैं ओशन टेम्परेचर, हॉरिजेंटल, और 2 तरीके से हम ओशन टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, एक तो हॉरिजेंटल जो उसके ऊपर सरफेस पर, और एक वर्टिकल यानी कि इक्वेटर पर देखते हैं। इक्वेटर पर हमारा ये वाला एरिया है, तो इस वाले एरिया में हमारा टेम्परेचर कितना है, लगभग 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। कौन सा, इक्वेटोरियल ट्रॉपिक्स हमारे क्या होंगे, ये जो हमारा ट्रॉपिक वाला एरिया है, ट्रॉपिक वाला एरिया ये क्या होगा, वार्म होगा, और ये जो हमारा टेम्परेट रीजन है ये क्या होगा, मॉडरेट होगा, और ये जो पोल होगा वो लगभग 0 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ये पोल वाला एरिया। तो ये टेम्परेचर यानी कि इक्वेटर से इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या इंपैक्ट होगा,
आर घटेगा कि बढ़ेगा? यहाँ पर रेडियस ज्यादा होगा या यहाँ पे रेडियस ज्यादा? ऊपर फ्लैट है, ऊपर फ्लैट है ना, तो ये वाला जो रेडियस होगा वो कम होगा, कम होगा ना रेडियस, यानी कि जो हमारा ये वाला रेडियस होगा पृथ्वी का वो कम होगा। तो जी बराबर हमने पढ़ा है कि नहीं, ME अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है ऊपर जाने पर, तो इसका मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब इक्वेटर पर आएंगे तो ये बढ़ जाएगा, आर क्या होगा? बढ़ जाएगा, आर बढ़ेगा तो जी कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ऐसे, ठीक, ये रिलेशन, ठीक। अब इक्वेटर पर टेम्परेचर होगा, फिर ट्रॉपिक्स पर, तो यानी कि पोल साइड से जाते हैं टेम्परेचर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था। अब वर्टिकल देखते हैं। अब वर्टिकल यानी कि समुद्र के पानी में हम ऐसे जाएंगे, अभी हम समुद्र के पानी में ऐसे टेम्परेचर देख रहे थे, ठीक। अब हम देखेंगे ओशन टेम्परेचर वर्टिकल। सरफेस क्या होगी हमारी? वार्म होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है? सनलाइट के कांटेक्ट में है। और जैसे ही थर्मोक्लाइन वाला एरिया आता है, रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर, डीप ओशन बहुत कोल्ड होता है, लगभग 2 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, इसी को थर्मोक्लाइन करते हैं। अ लेयर वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस द रैपिडली विद डेप्थ। ये देखो, ये क्या है हमारा? ये दिया है हमारा डेप्थ इन मीटर्स, और ये क्या दिया है हमारा? टेम्परेचर। तो देखो हम जैसे ही क्या कर रहे हैं, पहले एक यहाँ तक बहुत स्लोली टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 20, 16, 12, 8, 4, और फिर जैसे ही गहराई बढ़ी उसके साथ क्या हुआ? डेप्थ के साथ बहुत तेजी से फॉल हो गया, ठीक। समझ रहे हो ना? इसे ही क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन। ये था हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ओशन की सैलिनिटी देख लेते हैं। समुद्र में जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को क्या कहते हैं? समुद्र की लवणता या ओशन सैलिनिटी, ठीक। एवरेज सैलिनिटी कितनी है हमारी पूरे ओशन की? 35 PPT, यानी कि 30%, यानी कि 35 ग्राम ऑफ सैलिनिटी ना 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर। इसे 1000 ग्राम भी करते हैं, 1000 पार्ट्स पर मिलियन, ये पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर 1000, ठीक। हाँ, PPT का इसका यूनिट है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है ना, वैसे जो जल में घुले लवण की अगर हम नापते हैं तो उसको PPT में नापते हैं, ठीक। तो अब मेजर सॉल्ट कौन सा होता है इसमें? सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक। फैक्टर जो कि हमारे सैलिनिटी को क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं। इवेपोरेशन, जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। भाई एक बर्तन में नमक मिलाओ और इवेपोरेशन कर दो तो पूरा नमक ही नमक बचेगा। तो जब इवेपोरेशन होगा तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी। रेनफॉल होगा, अगर पानी में नमक मिला के डालो और 1 लोटा और पानी मिला दो तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी सैलिनिटी, यानी कि खारापन कम होगा। और जब रिवर वाटर उसमें डालोगे, या रिवर वाटर या एक मग्घा अलग से पानी डाल दो तो फिर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। आइस ऑफ मेल्टिंग, मेल्ट होके अलग से पानी, जैसे ही अलग से पानी जुड़ा वैसे ही सैलिनिटी डिक्रीज होगी। फ्रीजिंग होगा, जैसे ही इंक्रीज सैलिनिटी सॉल्ट रिमेन्स इन वाटर, यानी कि जब बर्फ जमता है, फ्रीज होता है, तब भी सैलिनिटी इंक्रीज होगी, और जब इवेपोरेशन होता है तब भी सैलिनिटी इंक्रीज होगी। और जैसे ही पानी ऐड करोगे एक्स्ट्रा तो सैलिनिटी रिड्यूस। ये हमारे फैक्टर थे जो किसको अफेक्ट कर रहे थे। इतना डीप लेवल में, हाँ समझ में आ रहा नहीं? बहुत डीप लेवल में पढ़ाया मैंने कि ये सारी चीजें आप लोगों को पता है भी नहीं होगा, पहले किसी ने नाम भी नहीं लिया होगा। सैलिनिटी मतलब पार्ट्स पर मिलियन में नापा जाता है, हो गया, इतना ही होता है सैलिनिटी। सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एक तो हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। हाई सबसे ज्यादा कहाँ होगा? इवेपोरेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? इक्वेटर वाले साइड में। यहाँ पे इवेपोरेशन सबसे ज्यादा, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ इवेपोरेशन होगा, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे 20 डिग्री से डिग्री सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है सैलिनिटी? हाँ सुनो, अब इस एरिया में बादल का सबसे ज्यादा फॉर्मेशन होता है, और इसी कारण यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? सब ट्रॉपिकल एरिया तुम्हारा ये होता है ना, सब ट्रॉपिकल एरिया ये होता है। और यहाँ पर क्या होता है ना, लाइट, याद रखना जो सैलिनिटी का वो ग्राफ बनता है ना, वो कुछ इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके का, सब ट्रॉपिकल एरिया को लेके ऐसे, ठीक। ये जब देखो पोल पर क्या होगा? आइस मेल्ट प्लस इवेपोरेट्स। आइस का क्या होगा? मेल्टिंग और इवेपोरेशन होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा लोवेस्ट सैलिनिटी होगी। समझ रहे हो ना? सैलिनिटी सबसे ज्यादा हाई कहाँ पे होगी? सब ट्रॉपिकल रीजन में। और मॉडरेट कहाँ होगी? इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पे लगातार क्या होता रहा है? वर्षा होती रहती है। जब वर्षा होगी, इक्वेटर पर लगातार पानी मिल जाएगा तो सैलिनिटी इक्वेटर पर कम होगी ना,
भाई नमक भरा पानी में अगर वर्षा करा दोगे तो कम हो जाएगी। और जो हमारा पोलर रीजन है, पोलर रीजन में आइस मेल्ट होता है प्लस इवेपोरेशन होता है, दोनों होता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा, लोवेस्ट होगा। क्या लोवेस्ट होगा, हाई। हाँ क्या क्या बात हो गई? हाँ सैलिनिटी यहाँ पे क्या होगी, लोवेस्ट, मतलब वहां पे साल्ट की मात्रा ज्यादा होगी। अरे यार यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हाईएस्ट सैलिनिटी सब ट्रॉपिकल एरिया, हाँ लोवेस्ट मतलब कम होगी, लोवेस्ट एरिया मतलब सबसे कम होगी। ठीक, अब देखो हाँ, जैसे मैंने उसका वो बताया था थर्मोक्लाइन, वैसे इसका हेलोक्लाइन, अ लेयर वेयर द सैलिनिटी चेंजेस रैपिडली विद द डेप्थ। डेप्थ के हिसाब से जितना तेजी से जो घटता है उसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। ठीक, ये क्लियर? टेम्परेचर वर्सेस सैलिनिटी का डिफरेंस है। टेम्परेचर में क्या है, मेजर्स ऑफ हीट और मेजर्स ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट, पानी में सॉल्ट की मात्रा, इसको डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, इसको पार्ट्स पर 1000 में नापते हैं। कंट्रोल्ड बाय लैटिट्यूड, सनलाइट एंड करंट, यानी कि टेम्परेचर इनके द्वारा प्रभावित होता है। और जो हमारा सैलिनिटी है, इवेपोरेशन, रेनफॉल और रिवराइन वाटर के थ्रू। रैपिड चेंजेस इन द लेयर, थर्मोक्लाइन, रैपिड चेंजेस इन द लेयर कॉल्ड हेलोक्लाइन। खत्म, ओशनोग्राफी खत्म। सोचो एक दिन में ओशनोग्राफी खत्म किया है। फिजिकल ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या कौन कौन से पार्ट है बताओ? हाँ, लैंड, वाटर और एयर। तो लैंड तो पहले ही खत्म किया था, एक दिन में पूरा वाटर वाला पोर्शन खत्म कर दिया एक दिन में। और ऐसा वैसा नहीं, प्रॉपर डेप्थ में, एल नीनो, ला नीना, वॉकर सर्कुलेशन। यार मैं खुद ही सोच रहा हूँ, समझ में भी आया कि नहीं कि मैंने साफ ही कर दिया है? बस आया है ना भाई? देख लेना, बहुत मेहनत से पढ़ाया हूँ, इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाया है। हमें नहीं लगता है आप लोग पढ़े होंगे कभी इतना डेप्थ में। पहले तो बता रहा हूँ कि सैलिनिटी क्या है, फिर कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं सैलिनिटी को, वो बता रहा हूँ। और अफेक्ट करने के बाद ये बता रहा हूँ कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सैलिनिटी का, फिर हॉरिजेंटल बता रहा हूँ, फिर वर्टिकल भी बता रहा हूँ, हर तरीके से बता रहा हूँ। पोल से, इक्वेटर से पोल साइड जा रहे हो तो क्या सैलिनिटी है, पोल से इक्वेटर आ रहे हो ग्रेविटेशन का क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, तो इन सब पर। लेकिन ध्यान रखना, सैलिनिटी में इक्वेटर से जाओगे पोल साइड तो डिक्रीज नहीं होगी। ध्यान रखना, सैलिनिटी में सब ट्रॉपिकल एरिया में सैलिनिटी क्या है, इक्वेटर से ज्यादा है। ठीक, इक्वेटर से ज्यादा सैलिनिटी कहाँ पे है, सब ट्रॉपिकल एरिया में। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसका, यूपीएससी का, ये जो मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी सीडीएस में भी आया है। सीडीएस में ऐसे स्टेटमेंट देता है, सैलिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, स्टेटमेंट 1। तो इस लेवल का भाई ये सब था, खत्म हो गया। संडे आज कौन सा है, कल सैटरडे होगा ना। कल आप लोगों की क्लास 3 बजे से 5 बजे चलेगी दोपहर में। हाँ, क्योंकि कल टेस्ट होता है ना, तो बच्चों का टेस्ट डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 3 बजे से 5। तो हाँ, ग्रुप में आया है ना, ग्रुप में 3 से 5 ही डाल दिया है। देखो उन्होंने जो कहा है उसी से कोऑपरेट करना पड़ेगा ना हमें भी। हाँ यही चलेगा भाई, 3 से 5 कल कोई क्लास नहीं है। मेरा फोन कहाँ गया? हाँ, और आज का दिन कैसा रहा, आप लोग कैसे गई पढ़ाई वढ़ाई, सब बढ़िया चल रही है कि नहीं? हाँ, पढ़ रहे हो कि नहीं? एग्जाम तो देना है ना, इस बार दे रहे हो ना? तुम क्या मॉक वॉक दे रहे हो? एक आठ मॉक वॉक में क्या नंबर आ रहे हैं? यार आप लोगों का भी कुछ, एक आध लोग एक बार हो जाओ सिलेक्ट तो मुझे भी लगेगा कि चलो कम से कम पहला बैच पढ़ाया तो 1-2 लोग तो निकले। हाँ, क्या बात है, कितने मार्क्स आ रहे हैं? मैथ में क्या लेवल है, मैथ में बोल ही नहीं रहे हो आप लोग, जैसे सांप सूंघ गया हो। हाँ, क्या बात है भैया, क्या? अच्छा, मॉक में इस समय सबसे मार्क्स कितने आ रहे हैं बता दो एक बार, बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं? हाँ बताइए, आपका अंश क्या नाम है ना? हाँ बताइए, फुल लेंथ अभी लास्ट टाइम, लास्ट मॉक का बताओ। अरे क्या चाह रही हो? नहीं दे रहा, क्या दे रही हो? ग्रेजुएशन का एग्जाम दोगी? अच्छा, CHSL, तो उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं? सेक्शनल दे रही हो, तो GS में कितने आ रहे हैं बताइए? चलो ठीक हो जाएगा, आप बताइए आपके फुल लेंथ में। हाँ, मैथ्स का देती हो बस?
मैथ्स का क्यों नहीं देती? मैथ्स नहीं आएगी क्या? मैथ्स भी आएगी एग्जाम में। आप बताइए। नहीं पूरा पूरा मैंने दिया था, लेकिन अगली साल शायद देगा। पूरा फुल लेंथ में लास्ट टाइम कब दिया था? संडे को एक बार फुल लेंथ मॉक दो आप लोग। संडे को टाइम निकाल के एक फुल लेंथ मॉक दो, अब फिर मार्क्स बताओ किस लेवल पर हो। दो यार, अब तो 1 महीने भी बचे हैं, 45 दिन 1 महीने बचे हैं मुश्किल से, और दे ही रहे हो तो बढ़िया से दो, अच्छे से दो, काहे मजाक बना रहे हो? समझ रहे हो? एक बार खुद के दीवाने हो जाओ, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद के दीवाने हो जाओ। जो दूसरों के दीवाने, इनके साथ सेल्फी ले ले, उनके साथ ये सर आए हैं वो सर आए हैं, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? हाँ क्या? मैं नोटिस करता हूँ विद्यार्थियों को, देखा हूँ, लेकिन आज तक मैं सच बता रहा हूँ। कैमरा ऑन है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑन रहने दो। मैं आज तक ना विक्रम सर, आदित्य सर लोगों के बीच में आज तक एक सेल्फी नहीं लिया हूँ। रिकॉर्ड। आप लोग तो स्टूडेंट हो, आप लोग मतलब मैं साथ में रहता था, सोता सब कुछ, लेकिन कभी मेरे मन ही नहीं पड़ा, कभी नहीं। अपना एक सिद्धांत बनाओ। आप लोगों का खुद का व्यक्तित्व है, हर लोगों के साथ ऐसे सेल्फी लेने मत घुसा करो। समझ रहे हो ना? अपने व्यक्ति, इससे ऑरा डाउन होता है। और ऑरा गगन सर आए थे, हाँ, बच्चे इतना पैर मतलब सूर्य उतना उसी वक्त में तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ, ऑरा मत डाउन किया करो, सब डाउन हो जाए, ऑरा डाउन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ देखो, हो गया आज का ये। अब हम संडे को करेंगे एटमॉस्फियर, ऐसे ही 3 घंटे लेंगे। और आज 3 घंटे नहीं लिए, लगभग 2 घंटे चली होगी ना क्लास। वैसे देर से चालू हुई थी, लगभग 1 घंटे 45 मिनट लगे होंगे। ये तो लोड गया था स्टार्ट में। हाँ ये तो लोड गया जिसके स्टार्ट में। अरे हो गया, कोई बात नहीं है। गुरु हैं, अगर उनसे पढ़ा है तो उनको दंडवत करना, उनको प्रणाम करना, ये तुम्हारी जेनरॉसिटी को दिखाता है, इसमें समस्या नहीं है। लेकिन हर जगह नहीं, जिसे आप नहीं भी जानते हो, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वहाँ भी घुसना नहीं उचित है ना। आप अपना एक व्यक्तित्व बनाइए, कोई मतलब नहीं है, जिसे सिग्मा पर्सनालिटी बोलते हैं। तो सिग्मा पर्सनालिटी को इंक्लूड करो अपने अंदर। समझ? ऑरा नहीं डाउन होना चाहिए। क्या हो गया? बहुत हंस रहे हो। हाँ हाँ, हवा दो जाके स्टूडेंट हो। हाँ, तो राजा बनने की क्वालिटी रखो अपने अंदर। हाँ, 999+ वाली क्वालिटी। कहाँ का चर्चा चालू है ये? हाँ चलिए ठीक है ना।